हेलो दोस्तों, अनोखी स्टोरी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर का रक्षक, एक नए एपिसोड के साथ। इसमें आपको 81 से 90 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड 81। सोमनाथ राठौड़। विक्रांत अविनाश को मारने ही जा रहा था कि संध्या ने आगे बढ़कर विक्रांत को रोक दिया। उसे मत मारो विक्रांत, उसे मत मारो, हट जाओ संध्या, इसे जीने का कोई हक नहीं है, विक्रांत ने संध्या से कहा और फिर अविनाश को मारने आगे बढ़ा। लेकिन संध्या ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट विक्रांत, पहले पता तो कर लेते हैं कि इसने ये सब क्यों किया है। इतना कहने के बाद संध्या अविनाश के पास आए और पूछा, तुम तो भोपाल छोड़कर चले गए थे ना, फिर वापस लौट कर क्यों आए। संध्या भी जानती थी कि सिर्फ सत्या के कहने पर अविनाश मुंबई से भोपाल नहीं आया होगा, तो फिर ये किसकी चाल हो सकती थी। बताता हूँ। मोहित, वो मोहित था जिसने मुझे फिर से भोपाल बुलाया। मोहित ने ही मुझे तुम्हारे और विक्रांत के बारे में बताया था। डर से कांपते हुए अविनाश ने जवाब दिया। मोहित, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, विक्रांत दहाड़ा और साथ ही गुस्से में अपना पैर अविनाश के पैर पर रखा और उसे बुरी तरह कुचल दिया। इसी के साथ अविनाश की दर्द भरी चीख निकल गई। विक्रांत का गुस्सा देखकर अविनाश से मोहित का नाम पूछने के लिए संध्या को मन ही मन अफसोस हुआ। संध्या को लग रहा था कि ये जानने के बाद विक्रांत मोहित को नहीं छोड़ेगा, और चाहे जो हो, लेकिन मोहित भोपाल के मेयर का बेटा था। अगर विक्रांत ने मोहित को हाथ भी लगाया तो वो भोपाल के सबसे बड़े आदमी का दुश्मन बन जाएगा। अचानक विक्रांत मुड़ा और वहां से बाहर निकला। संध्या भी उसके पीछे गई। गाड़ी में बैठने के बाद संध्या ने विक्रांत को गले लगा लिया, जिस वजह से धीरे धीरे विक्रांत का गुस्सा शांत होने लगा। मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं, विक्रांत ने कहा। संध्या ने उसके गाल पर किस कर ली। फैक्ट्री के अंदर अविनाश अभी भी दर्द से तड़प रहा था। विक्रांत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपना हिसाब तब बराबर करना बाकी है। अविनाश की चीख पूरे कारखाने में गूंज गई। दूसरी तरफ संध्या के घर में उदय की सांस अटकी हुई थी। संध्या सिर्फ उदय की बेटी नहीं, उनके जीने की वजह थी। संध्या को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संध्या को बचाने के लिए वो क्या करे। तभी उदय ने विक्रांत की गाड़ी की आवाज सुनी तो वो दरवाजे की तरफ भागे। संध्या को देखते ही उदय की जान में जान आ गई। संध्या, तुम ठीक हो ना बेटा, उन लोगों ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उदय ने संध्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। पापा। संध्या उदय को देखते ही उनसे लिपट कर फुट फुट कर रोने लगी। उदय भी रो पड़े। संध्या, तुम रो क्यों रही हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है। बताओ बेटा, मैं उनको काट के रख दूंगा। इतना कहने के बाद उदय ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, विक्रांत, तुम चाहे मेरा पूरा बिजनेस ले लो, लेकिन जिसने भी संध्या को हाथ लगाया है उसके हाथ काट डालो। उन लोगों को संध्या पर नजर डालने की कीमत चुकानी होगी, मुझे बदला चाहिए। विक्रांत ने उदय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल, मैं समझ रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन सब का हिसाब मैं देख लूंगा। विक्रांत, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी, मेरी संध्या को निशाना बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं कहते हुए उदय गुस्से में कांप रहे थे। सत्या मर चुका है और अविनाश को विक्रांत ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो उसका सामना करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और मोहित, उस डरपोक में तो सामने से वार करने की भी हिम्मत नहीं है। और अब मैं ठीक हूँ, हमें अब किसी से कोई बदला नहीं लेना पापा, कहते हुए संध्या ने उदय का हाथ पकड़ लिया था। विक्रांत संध्या का डर समझ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और उद्यम सिंह को कॉल करके कहा, सत्या की लाश उस फैक्ट्री में पड़ी हुई है, उसके बाप को बता देना कि आज के बाद मैं सत्या त्रिपाठी के परिवार को भोपाल के आसपास तक नहीं देखना चाहता। कहते हुए विक्रांत ने फोन रख दिया। विक्रांत जानता था कि अखिलेश त्रिपाठी से निपटने के लिए अकेला उद्यम सिंह ही काफी था। संध्या, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर विक्रांत वहां से निकला।
उसके बाद वो सीधे विकास के घर पहुंच गया, चाहे मोहित भोपाल शहर के मेयर का बेटा ही क्यों ना हो। उसने जो किया था वो माफी के लायक नहीं था। संध्या की किडनैपिंग में मोहित का हाथ था और विक्रांत अब मोहित को किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ मोहित अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूम रहा था। विक्रांत से हुई बहस के बाद उसके पिता विकास ने मोहित को कहीं भी आने जाने से मना कर दिया था, और मोहित में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना अपने पापा की परमिशन के वो घर के बाहर कदम भी रख सके। मोहित इसी सोच में डूबा था कि अविनाश अब भी ये विक्रांत के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा। जयंती रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने देखा कि किसी का फोन आया था और फोन पर बात करने के बाद से ही विकास बहुत परेशान हो गए थे। जयंती विकास के पास आए और पूछा, विकास क्या हुआ, आप परेशान नजर आ रहे हो। कमरे में बैठा मोहित जयंती और विकास की बातें सुन रहा था। विकास ने जयंती को बताया, भोपाल के पास वाले उस पुराने कारखाने में सत्या त्रिपाठी की लाश मिली है। और बस इतना ही नहीं, वहीं मौके पर अविनाश राठौड़ भी मौजूद था, और इस पूरी घटना में अविनाश राठौड़ ने भी अपना एक पैर खो दिया है और वो अभी अस्पताल में है। जयंती ये चौंक गई, क्या, ये कैसे, सत्या को किसने मार डाला? और अविनाश, वो अविनाश राठौड़, वो भोपाल में क्या कर रहा था? पूरे भोपाल में ऐसा कौन है जो सोमनाथ राठौड़ के बेटे को छूने की हिम्मत कर सकता है? इतने सारे सवाल जयंती ने एक साथ पूछ डाले। मुझे क्या पता, विकास ने जवाब दिया। विकास जानता था कि ये विक्रांत का ही काम था, लेकिन जयंती को ये सब बताने का मतलब नहीं था। जब अंदर कमरे में बैठे मोहित ने ये सब सुना तो वो थर थर कांपने लगा। मोहित के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जयंती ने कहा, देखो विकास, तुम इस मामले से दूर रहोगे। सोमनाथ राठौड़ अपने बेटे का बदला लेने भोपाल जरूर आएंगे, और जो कोई भी है उसके बीच में आया तो सोमनाथ उसको मिटा कर रख देगा। इसलिए मैं नहीं चाहती तुम इस मामले में पड़ो। मुझसे वादा करो विकास, तुम इस मामले से दूर रहोगे, वादा करो। लेकिन तभी मोहित कांपते कदमों से अपने कमरे से बाहर आया और जयंती की नज़र जब मोहित पर पड़ी तो जयंती चौंक उठी। मोहित, बेटा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मोहित की शक्ल देखते ही जयंती आगे बढ़ी और मोहित के माथे को छूते हुए मोहित से पूछा। मोहित ने विकास की तरफ देखा और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, माँ, मैं, लेकिन मोहित कुछ और बोल पाता उसके पहले ही किसी ने उनके घर का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। सबने उस तरफ देखा तो वहां पर विक्रांत खड़ा था। वो आंखों में जानलेवा इरादे के साथ विकास के घर में घुसा। जैसे ही मोहित ने विक्रांत को देखा तो वो कांपने लगा। मोहित इतना डर गया कि उसने विक्रांत के सामने जयंती को कर दिया और खुद जयंती के पीछे छिप गया। जयंती समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या था। विक्रांत ने अंदर जाते ही जयंती को साइड में किया, फिर मोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए सामने ले आया और बोला, तुमने अविनाश को यहाँ बुलाया था ताकि वो संध्या को किडनैप कर ले और संध्या के साथ जबरदस्ती शादी कर सके। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था ना, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। तुम सबने मिलकर संध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जयंती को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत क्या कह रहा था, इसलिए उसने मोहित का बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मोहित तो, लेकिन जयंती कुछ कहती उसके पहले ही विकास चिल्लाए, चुप रहो जयंती। और तुम मोहित, विक्रांत क्या कह रहा है? जवाब दो। क्या अविनाश के साथ मिलकर तुमने ये साजिश रची थी? क्या अविनाश को भोपाल भी तुम ही ने बुलाया था? अपने पापा को इस तरह गुस्से में देखकर मोहित की हालत खराब हो गई। मोहित जानता था कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने इसी उम्मीद में हाँ में अपना सिर हिलाया कि चाहे जो हो जाए उसके पिता विक्रांत को उसे जान से मारने नहीं देंगे। आखिर वो उसका बेटा था। मोहित का जवाब सुनते ही विकास का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। विकास ने मोहित को जोरदार चाटा मारते हुए कहा, जानवर कहीं के, मैंने तुम्हें घर पर यही सोचकर कैद किया था कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहते हुए विकास ने मोहित का कॉलर पकड़ा और खींच के एक और चाटा मारा।
जिसकी वजह से मोहित सामने रखे टेबल पर जा गिरा। टेबल का सारा सामान जमीन पर बिखर गया था, लेकिन विकास अभी भी रुके नहीं थे। विकास ने नीचे गिरे गिरे मोहित के पेट में ही जोर से लाते मारना शुरू कर दिया। तभी जयंती बीच में आ गई और विकास को रोकते हुए बोली, विकास, विकास क्या कर रहे हो? अपनी औलाद को मार डालोगे क्या? विकास रुक जाओ। जयंती विकास को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विकास ने एक नहीं सुनी। इतनी मार खाने के बाद अब मोहित जोर से रोने लगा था। ये देखकर कि विकास रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जयंती ने विक्रांत के पैर पकड़ते हुए कहा, विक्रांत, विक्रांत, विकास को रोको, विकास को रोको विक्रांत। विक्रांत खुद चौंक गया। उसे लगा नहीं था कि विकास अपने बेटे के साथ इतने गुस्से से पेश आ सकते थे। विक्रांत ने विकास को रोकते हुए कहा, विकास जी रुक जाए। मोहित को सबक सिखाने के लिए इतना काफी है। इतना कहने के बाद विक्रांत ने जमीन पर पड़े मोहित के पास अपने घुटनों के बल बैठकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, मोहित, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए, वरना जो हाल मैंने सत्या और अविनाश का किया है, मैं तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करूंगा, और तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। विक्रांत को जयंती पर तरस आ गया था, इसलिए उसने मोहित को एक और मौका दे दिया था। मोहित से निपटने के बाद विक्रांत फिर से संध्या के घर चला गया। विक्रांत जानता था कि संध्या ने आज जो कुछ देखा था उसके बाद वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होगी। विक्रांत इसलिए अपना पूरा टाइम आज संध्या को देना चाहता था। दूसरी तरफ भोपाल में जो कुछ हुआ था, अब तक उसकी खबर सोमनाथ राठौड़ को भी लग चुकी थी, और सोमनाथ राठौड़ रातों रात भोपाल के उस अस्पताल में पहुंच चुके थे जहां अविनाश भर्ती था। एक महंगे सूट में सोमनाथ राठौड़ 10-12 बॉडीगार्ड से घिरे खड़े थे। सोमनाथ ने अपने बेटे को अब तक हथेलियों पर पाला था। उसकी ये हालत देखकर सोमनाथ का दिल दहल गया था। सोमनाथ ने गुस्से में अविनाश से पूछा, इस छोटे से भोपाल में आखिर इतनी हिम्मत किसकी थी जिसने तुम्हारी ये हालत की है? सोमनाथ के सामने एक सफ़ेद कोट में बड़ा सा चश्मा लगाए हॉस्पिटल का डायरेक्टर खड़ा था। उसने डरते डरते सोमनाथ को बताया, सोमनाथ जी, मुझे ये बताते हुए सच में बहुत अफसोस है कि आपके बेटे अविनाश की पैर की हड्डी बुरी तरह मसल गई है, और अब उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। अब आपके बेटे को अपनी सारी जिंदगी बैसाखियों के सहारे बितानी पड़ेगी। सोमनाथ ने जब ये सुना तो गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम मेरे बेटे को ठीक करने के लिए क्या करने वाले हो, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा दफना दूंगा। एपिसोड 82 मुंबई जाने का फैसला। डिनर के लिए विक्रांत उदय के घर ही रुक गया था। विक्रांत, संध्या और उदय डिनर करने बैठ गए थे। संध्या गुमसुम सी बैठी थी। संध्या की आंखों के सामने अभी भी उसकी किडनैपिंग का सीन घूम रहा था। वो लोग खाना खा ही रहे थे, तभी एक नौकर तेजी से अंदर आया और उसने धीरे से उदय के कान में कुछ फुसफुसाया। उदय के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। संध्या ने धीमी आवाज में उदय से पूछा, क्या हुआ डैड? सब ठीक है ना? उदय खड़े हुए और विक्रांत की तरफ देखते हुए बोले, विक्रांत, मुझे जरूरी काम से अभी कहीं जाना पड़ेगा और शायद मुझे वापस आने में देर हो जाएगी, तो आप आज यहीं रुक जाए और संध्या का ख्याल रखिए। हाँ अंकल, कोई इशू नहीं है, मैं रुक जाऊंगा, विक्रांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उदय जल्दी से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उदय ने जसपाल को कॉल लगाकर कहा, आप जल्दी से मेरे होटल पहुंच जाए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इतना बोलकर उदय ने फोन रख दिया और अपने साथ 10-12 बॉडीगार्ड्स को लेकर उदय होटल पहुंच गए। वहां उसने देखा कि होटल के सारे सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे, और सारा होटल स्टाफ डरा सहमा सा खड़ा था। उदय दौड़ते हुए जल्दी से अंदर पहुंचे। अंदर एक टेबल पर ब्लैक सूट पहने एक हट्टा कट्टा सा आदमी बैठा था। ये अविनाश के पिता सोमनाथ थे। सोमनाथ की तरफ बढ़ते हुए उदय ने कहा, मैंने आपसे कहा ना था कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी आपने मेरे लोगों को क्यों मारा? उदय को देखकर सोमनाथ ने हल्की सी स्माइल दी और फिर कहा, अभी तक तो मैंने इनके साथ सिर्फ एक छोटा सा गेम खेला है। अगर तुमने मुझे मेरे बेटे का पैर तोड़ने वाले से नहीं मिलवाया, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है।
उदय ने गुस्से में सोमनाथ को घूरते हुए कहा, तुम्हारा बेटा कोई शरीफजादा नहीं है, उसने पहले मेरी बेटी को किडनैप किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस सिचुएशन में हम क्या उसे अपनी मन मर्जी करने देते? उदय की बात सुनकर सोमनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, वो मेरा बेटा है, वो जो चाहे कर सकता है। अब मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ। मेरे बेटे का पैर तोड़ने वाले लड़के को मेरे सामने पेश कर दो और अपनी जान बचा लो। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उदय ने जवाब दिया। सोमनाथ ने गुस्से में उदय को देखा और अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। इधर से उदय के बॉडीगार्ड भी आगे बढ़े, लेकिन एक ही पल में उदय के बॉडीगार्ड्स ढेर हो गए। सोमनाथ ने जोर से हंसते हुए उदय से कहा, मैं तुमसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे वो लड़का सौंप दो और अपनी जान बचा लो। उदय विक्रांत को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं विक्रांत को नहीं मरने दूंगा। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये कहते हुए सोमनाथ ने अपनी गन निकाली और उदय पर तान दी। उदय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उदय विक्रांत को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हो गए थे। सोमनाथ ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी जसपाल वहां पहुंच गया। अंदर आते हुए जसपाल ने कहा, मुझे लगता है शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जसपाल और सोमनाथ एक दूसरे को पहले से जानते थे। सोमनाथ ने अपनी गन नीचे कर ली। जसपाल ने सोमनाथ से कहा, चलिए बैठकर आराम से बात करते हैं। सोमनाथ ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गया। उदय और जसपाल भी बैठ गए। जसपाल ने सोमनाथ की तरफ देखते हुए कहा, देखिए सोमनाथ जी, अविनाश ने गलती तो की है। हाँ, उसका पैर टूट गया, वो शायद विक्रांत की गलती हो सकती है, लेकिन हमें अब बिना लड़े इसका कोई बीच का सल्यूशन ढूंढना होगा। सोमनाथ का मुंबई में बहुत प्रभाव था, इसलिए जसपाल उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। सोमनाथ ने जसपाल से कहा, इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरे बेटे का पैर तोड़ा है, और अब तो मुझे वो लड़की भी चाहिए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये सुनते ही उदय ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा और जोर से कहा, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर तुम्हें अपनी ताकत ही दिखानी है तो मारो ना मुझे, यहाँ बैठकर बातें क्या बना रहे हो? सोमनाथ के गार्ड्स ने तुरंत ही उदय को घेर लिया। इस वक्त जसपाल को भी सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और शहर के मेयर विकास अंदर आए। विकास ने जमीन पर पड़े कई सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा और फिर गुस्से में सोमनाथ से कहा, ये भोपाल है, तुम्हारा एरिया नहीं है जो तुम यहाँ आकर दिखा रहे हो। अगर खैरियत चाहते हो तो अपने लोगों को लेकर अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। सोमनाथ विकास को देखकर थोड़ा शॉक था। उसे लगा था विक्रांत को मामूली लड़का होगा, लेकिन विक्रांत के लिए जसपाल और विकास जैसे लोगों के आगे आने की सोमनाथ ने कल्पना नहीं की थी। सोमनाथ ने विकास से कहा, देखिए मेयर साहब, आपको इस मामले में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। शहर का मेयर होने के नाते यहाँ के नागरिकों की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी यहाँ आकर उत्पात मचाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, विकास ने जवाब दिया। विकास की बात सुनकर सोमनाथ जोर से हंसा और अकड़ते हुए बोला, मैं यहाँ मेरी जो मर्जी होगी वो करूँगा, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। सोमनाथ विकास के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहा था। विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सोमनाथ फिर से बोला, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, इस मामले में टांग मत डालो, वरना तुम्हारी कुर्सी भी चली जाएगी। तभी अचानक बहुत सारे लोगों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उद्धम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। वहां का माहौल देखते ही उद्धम ने सबसे पहले विक्रांत को मैसेज कर दिया। उद्धम को देखते ही सोमनाथ ने हंसते हुए कहा, ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस लड़के को बचाने के लिए पूरा भोपाल ही साथ आ गया है, अब गेम खेलने में मजा आएगा। सोमनाथ को घूरते हुए उद्धम ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से निकल जाओ, वरना थोड़ी देर बाद निकल नहीं पाओगे। उद्धम की बात सुनते ही सोमनाथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सोमनाथ ने उद्धम से कहा, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसों से डर जाऊंगा? अजगर हूं मैं, तुम जैसे छोटे मोटे सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोलकर सोमनाथ ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा
एक ही झटके में टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उद्धम शॉक्ड हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोमनाथ में इतनी पावर होगी। उधर विक्रांत को उद्धम का मैसेज मिल गया था। मैसेज देखते ही विक्रांत की आंखें लाल हो गई। इस वक्त संध्या भी विक्रांत के पास ही बैठी थी। विक्रांत ने संध्या से कहा, संध्या तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर विक्रांत जल्दी से वहां से निकल गया। इधर होटल में सोमनाथ अभी गुस्से से लाल पीला हो रहा था। गुस्से में चिल्लाते हुए सोमनाथ ने कहा, मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, या तो उस लड़के को मुझे सौंप दो या फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी कीमत पर विक्रांत तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उदय ने जवाब दिया। तभी विक्रांत वहां पहुंच गया। अंदर आते हुए विक्रांत जोर से बोला, मैंने पीटा था तुम्हारे बेटे को और अब तुम्हारी टांगे भी मैं ही तोड़ूंगा। विक्रांत को देखते ही उदय टेंशन में आ गए। हकलाते हुए उदय ने विक्रांत से कहा, आप यहाँ क्यों? अंकल टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत को देखते ही विकास और जसपाल भी उसकी तरफ बढ़े। विक्रांत ने उन दोनों से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे लिए यहाँ आए। अब आप लोग जाकर रेस्ट कीजिए, इस मैटर को मैं निपटा दूंगा। विकास ने धीरे से विक्रांत के कान में कहा, देखना ये मैटर ज्यादा बड़ा ना बन जाए, वरना मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं ध्यान रखूंगा, हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत ने भरोसा दिया। इसके बाद विकास और जसपाल वहां से निकल गए। सोमनाथ विक्रांत को देखकर शॉक था। सोमनाथ ने विक्रांत से कहा, तो तुमने मेरे बेटे का पैर तोड़ा है। शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ उसका पैर तोड़ा, वरना जो हरकत उसने की थी उसकी सजा सिर्फ मौत थी, विक्रांत ने जवाब दिया। विक्रांत का जवाब सुनकर सोमनाथ ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। उसका बॉडीगार्ड विक्रांत को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन विक्रांत तक पहुंचने के पहले ही वो अचानक नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आया। तभी बाहर से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सोमनाथ ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। लगभग 1000 लोग होटल को घेर कर खड़े थे। इन सब लोगों को उद्धम ने बुलाया था। उद्धम ने जोर से हंसते हुए सोमनाथ से कहा, तुमने क्या कहा था? हम लोग छोटे मोटे सांप हैं ना, अब देखो हम क्या करते हैं। बाहर मेरे हजारों आदमी खड़े हैं और तुम लोग सिर्फ 10 हो। अब मैं भी देखता हूँ कि ये अजगर क्या करता है। इतने सारे लोगों को देखकर सोमनाथ डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उद्धम के पास इतने सारे लोग होंगे। उद्धम ने राणे की गैंग पर भी कब्जा कर लिया था, जिससे उद्धम की सेना अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। सोमनाथ ने डरे हुए स्वर में उद्धम से कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो और ये बात याद रखो उद्धम, अगर आज मैं यहाँ मर गया तो पूरा देश चलेगा। वो तो बाद की बात है, लेकिन आज तो तुम मरोगे और हर हाल में मरोगे, उद्धम ने मुस्कुराते हुए कहा। सोमनाथ के माथे पर अब पसीना आ गया था। धीमी आवाज में सोमनाथ ने कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, अभी मुझे जाने दो। इतना बोलकर सोमनाथ बाहर निकलने लगा, लेकिन उद्धम ने सोमनाथ का रास्ता रोक लिया। विक्रांत ने उद्धम से कहा, उद्धम जाने दो उसे। विक्रांत को पता था कि अगर सोमनाथ को मार दिया तो विकास के लिए मामले को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए विक्रांत शांति से इस मामले को खत्म करना चाहता था। उद्धम के रास्ता छोड़ते ही सोमनाथ जल्दी से बाहर निकल गया। सोमनाथ के बॉडीगार्ड ने धीमी आवाज में उससे पूछा, सर हम इसे ऐसे ही छोड़ कैसे सकते हैं? इस लड़के के पीछे अभी बहुत सारे लोग हैं, हम इसे भोपाल में नहीं मार सकते। तुम अपने किसी आदमी को इस पर नजर रखने के लिए कहो, जब भी ये भोपाल से बाहर निकले मुझे खबर करो, हम इसे भोपाल से बाहर मारेंगे, सोमनाथ ने बॉडीगार्ड को समझाते हुए कहा। इसके बाद सोमनाथ भोपाल से चला गया, इसलिए अब विक्रांत को परेशान करने वाला कोई नहीं बचा था। सोमनाथ के जाने के बाद उदय और विक्रांत वापस उदय के घर चले गए। विक्रांत इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था। उदय के घर पहुंचकर विक्रांत ने संध्या से कहा, संध्या मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ। मुंबई का नाम सुनते ही खुश होते हुए संध्या ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं बहुत दिन से मुंबई नहीं गई हूँ। मुंबई बहुत खूबसूरत शहर है। नहीं नहीं, वहाँ खतरा हो सकता है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, विक्रांत ने झट से कहा।
इस वक्त विक्रांत के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही थी, इसलिए विक्रांत संध्या को साथ नहीं ले जाना चाह रहा था। लेकिन संध्या ने जिद करते हुए कहा, तुम्हारे साथ मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं चलूंगी मतलब चलूंगी। विक्रांत संध्या की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा ठीक है, चलो तुम भी। संध्या ने खुशी से उछलते हुए विक्रांत को गले लगा लिया। फिर संध्या ने कहा, मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। संध्या तुम पहले कब गई थी मुंबई? विक्रांत ने पूछा। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे चाचा की फैमिली वहाँ रहती है, बचपन में मैं पापा के साथ वहाँ जाती थी, उसके बाद मैं कभी वहाँ नहीं गई, अब तो मैं उस शहर को भूल भी गई हूँ। इतना कहकर संध्या अंदर चली गई। विक्रांत वहीं बैठकर कुछ सोचने लगा। विक्रांत की रिंग में इस वक्त लाल रंग चमक रहा था। एपिसोड 83 का क्रैश। संध्या मुंबई जाने की तैयारियों में लग गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। विक्रांत भी अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह उठते ही विक्रांत ने उद्धम को कॉल कर दिया था। उद्धम भी संध्या और विक्रांत के साथ मुंबई जा रहा था। उद्धम ने पहले विक्रांत को पिक किया और फिर संध्या को। सुबह जल्दी ही वो तीनों मुंबई की तरफ निकल चुके थे। उनकी कार तेज स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी विक्रांत को लगा एक ब्लैक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। दूसरी तरफ सोमनाथ अपने घर पर परेशान सा बैठा हुआ था। तभी साड़ी पहने एक औरत सोमनाथ के पास आए और बोली, यहाँ आराम से क्या बैठे हो? तुम्हारे बेटे को पीटने वाला खुली हवा में घूम रहा है। वैसे तो तुम बड़े शहंशाह बने फिरते हो, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये औरत सोमनाथ की वाइफ विद्या थी। विद्या के पापा भी पहले एक नामी गैंगस्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो काम छोड़ दिया और अपनी इमेज साफ करने के लिए बिजनेस में आ गए। सोमनाथ ने मायूस होते हुए विद्या से कहा, विद्या तुम टेंशन मत लो, अविनाश पर हमला करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं उसे उसी के शहर में नहीं मार सकता। जिस दिन भी वो भोपाल से बाहर निकला, वो उसका आखिरी दिन होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने आप को समझते तो बाघ हो, लेकिन असल में तुम बिल्ली भी नहीं हो। मुझे लगता है अब पापा से बात करनी ही पड़ेगी। विद्या ने गुस्से में सोमनाथ को घूरते हुए कहा। तभी सोमनाथ का फोन बजा। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, बॉस वो लड़का विक्रांत अभी अभी भोपाल से निकला है, उसकी गाड़ी अभी मेरी आंखों के सामने ही है। ये खबर सुनते ही सोमनाथ खुशी से उछल पड़ा। सोमनाथ ने पूछा, गाड़ी में और कौन कौन है? बॉस गाड़ी में विक्रांत के अलावा उदय की बेटी संध्या और उद्धम भी हैं। सामने से आवाज आई। सोमनाथ ने कुछ सोचा और फिर कहा, मार डालो, सबको मार डालो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इतना बोलकर सोमनाथ ने फोन रख दिया। सोमनाथ का ऑर्डर मिलते ही ब्लैक कार की स्पीड बढ़ गई। उसने जल्दी से विक्रांत की गाड़ी को ओवरटेक किया और विक्रांत की गाड़ी के आगे चलने लगी। उद्धम को कुछ गड़बड़ लगी। उद्धम ने विक्रांत से कहा, सर आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, सामने वाली गाड़ी में कोई गड़बड़ है। उद्धम ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और ब्लैक कार को ओवरटेक कर दिया। ब्लैक कार ने पीछे से विक्रांत की गाड़ी को टक्कर मार दी। संध्या डर गई थी। संध्या ने विक्रांत से पूछा, विक्रांत ये लोग कौन हैं और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कौन है, विक्रांत ने जवाब दिया। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा। ब्लैक गाड़ी तेज स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रही थी। विक्रांत ने उद्धम से कहा, उद्धम साइड में लेकर गाड़ी को थोड़ा स्लो करो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ कि ये लोग आखिर हैं कौन। उद्धम ने गाड़ी स्लो कर दी। विक्रांत ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया। वो नीचे उतरने ही वाला था, तभी संध्या ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, विक्रांत ध्यान से, बाहर खतरा भी हो सकता है। विक्रांत संध्या की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर चलती गाड़ी से उतर गया। ब्लैक कार के ड्राइवर ने जब अचानक विक्रांत को गाड़ी से उतरते देखा तो उसका ध्यान भटक गया और गाड़ी साइड के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई और पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल बहने लगा। ब्लैक गाड़ी के पलटते ही उद्धम ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। विक्रांत धीरे धीरे चलते हुए ब्लैक कार के पास जाकर नीचे बैठ गया। गाड़ी की अगली सीट पर एक मोटा सा आदमी फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विक्रांत ने उसके बाल पकड़े और उससे पूछा, कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ?
विक्रांत की लाल आंखों को देखकर वो आदमी डर गया था। उसने कहा, सोमनाथ, सोमनाथ ने मुझे आपको मारने के लिए मजबूर किया। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। विक्रांत खड़ा हुआ और एक माचिस की तीली जलाकर गाड़ी के पेट्रोल टैंक की तरफ उड़ा दी। एक ही झटके में गाड़ी ब्लास्ट हो गई। जलती हुई आग विक्रांत की आंखों में चमक रही थी। वक्त के साथ साथ विक्रांत अब बदल रहा था। दुश्मनों के प्रति विक्रांत अब बहुत बेरहम हो गया था। किसी को भी मारने से पहले अब विक्रांत झिझकता नहीं था। ये विक्रांत अब वो मासूम विक्रांत नहीं रहा था। गाड़ी को ब्लास्ट होते देखकर संध्या डर गई थी। विक्रांत ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए उद्यम से कहा, चलो। संध्या विक्रांत को एकटक देखे जा रही थी। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? धीमी आवाज में संध्या ने कहा, विक्रांत, तुमने उस गाड़ी को सच में उड़ा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विक्रांत ने संध्या का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, कुछ नहीं हुआ है, कोई कार नहीं जली है। तुम भूल जाओ सब बातें और मुंबई में घूमने के बारे में सोचो। आखिर 15 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद वो लोग मुंबई में पहुंचे। संध्या ऊंची ऊंची इमारतों को ध्यान से देख रही थी। कुछ दूर तक चलने के बाद उन लोगों ने देखा, एक मर्सिडीज उनका पीछा कर रही थी। विक्रांत ने उद्यम से कहा, उद्यम, साइड में गाड़ी रोक लो। उद्यम ने तुरंत गाड़ी पार्क कर दी। उनकी गाड़ी रुकते ही मर्सिडीज भी रुक गई। विक्रांत, संध्या और उद्यम गाड़ी से बाहर निकल गए। संध्या डरी हुई थी। विक्रांत ने संध्या का हाथ पकड़ रखा था। तभी मर्सिडीज में से छोटे बालों और मासूम से चेहरे वाली एक लड़की बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने कहा, कौन हो तुम लोग और संध्या को कहाँ ले जा रही हो? देखो, अगर तुम लोगों ने संध्या के साथ कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो तीनों उस लड़की को देखकर शॉक थे। उद्यम और विक्रांत ने संध्या की तरफ देखा। संध्या की आंखों में आंसू थे। संध्या ने दौड़कर उस लड़की को गले लगा लिया और फिर बोली, राशि, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। इस लड़की का नाम राशि शाह था और ये संध्या के चाचा की बेटी थी। राशि शॉक लग रही थी। विक्रांत और उद्यम की तरफ इशारा करते हुए राशि ने संध्या से पूछा, दीदी, इन लोगों ने आपको किडनैप किया है क्या? राशि की बात सुनकर संध्या ने जोर से हंसते हुए कहा, ये लोग मुझे किडनैप क्यों करेंगे? ये दोनों मेरे दोस्त हैं, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। इतना कहकर संध्या ने इशारा करते हुए आगे कहा, ये विक्रांत है और ये उद्यम सिंह है। विक्रांत से हाथ मिलाते हुए राशि ने कहा, हाय विक्रांत, मेरा नाम राशि है और मैं संध्या की कज़न हूँ एंड आई एम सॉरी, मुझे लगा आप लोग किडनैपर हो। संध्या ने मुस्कुराते हुए राशि से कहा, अच्छा, अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना। राशि ध्यान से उद्यम की गाड़ी को देख रही थी। पीछे टक्कर लगने की वजह से उद्यम की गाड़ी पर डेंट पड़ गया था। राशि ने कंसर्न दिखाते हुए संध्या से पूछा, दीदी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था क्या? संध्या ने मुस्कुराते हुए में सर हिलाया और कहा, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी। राशि ने फिर आगे पूछा, आप मुंबई में क्या कर रहे हो? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुंबई आए हो? आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे क्या? अरे बस बाबा, बस कितने सवाल करोगी, मैं जस्ट यहाँ पहुंची हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूँ उससे पहले तो तुम मिल ही गई। संध्या ने राशि से कहा। राशि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो अब मैं मिल गई तो चलो मेरे साथ कैफे चलते हैं, वहाँ बैठकर बात करेंगे। संध्या ने विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर संध्या ने उद्यम से कहा, आप तब तक गाड़ी रिपेयर करवा लीजिए, हम लोग राशि के साथ जाकर आते हैं। फिर संध्या और विक्रांत राशि की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में चलते हुए राशि ने धीमी आवाज में संध्या से पूछा, दीदी, आपका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है? संध्या विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर राशि से कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोलो दीदी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैंने देखा था, आपने इनका हाथ पकड़ रखा था। राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या ने दलील की, अरे मैं सच कह रही हूँ। राशि ने शॉक्ड होते हुए कहा, ओह, अब समझी, आप दोनों घर से भागकर आए हो ना। मैं उदय अंकल को अभी मैसेज करती हूँ। अरे हम भला भागकर क्यों आएंगे,
तुम्हारे उदय अंकल को सब पता है, संध्या ने राशि को समझाते हुए कहा। विक्रांत की तरफ देखकर राशि ने पूछा, विक्रांत आप बताएं, आपने दीदी का दिल कैसे जीता? संध्या, दीदी ने आज तक कभी किसी लड़के को पसंद नहीं किया था, सिर्फ आपको पसंद किया है। इसका मतलब आप में कुछ तो खास बात है। आप करते क्या हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो रहता भी आपकी दीदी के ही घर में हूँ और आपकी दीदी ही मेरे लिए शॉपिंग करती हैं। हे भगवान, आपको दीदी से खर्चा करवाते हुए शर्म नहीं आती? राशि ने झट से कहा। राशि को डांटते हुए संध्या ने कहा, राशि क्या बकवास कर रही हो तुम, चुप रहो। फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए संध्या ने कहा, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये कुछ भी बोलती रहती है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा, अरे कोई बात नहीं, राशि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अरे 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 क्या बोल रहे हैं आप, मैं आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए, मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग हंसने लगे। थोड़ी दूर चलकर राशि ने एक कैफे के बाहर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए राशि ने संध्या से कहा, दीदी मैंने यहाँ मैसेज करके सीमा दीदी को भी बुला लिया है। मुस्कुराते हुए वो तीनों कैफे के अंदर चले गए। अंदर कोने की एक सीट पर सनग्लासेस पहने एक लड़की अपना फोन देख रही थी। संध्या ने पीछे से उसके कंधे पर टैप किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और खुशी से स्माइल करते हुए संध्या को गले लगा लिया। ये लड़की राशि की बड़ी बहन सीमा शाह थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए संध्या से पूछा, संध्या तुम मुंबई कब आई? मुझे राशि ने मैसेज किया तो मैं तो यकीन ही नहीं पाई। फिर सीमा की नज़र विक्रांत पर पड़ी। सीमा ने संध्या से पूछा, ये लड़का कौन है? संध्या कुछ बोलती उससे पहले ही राशि बीच में बोल पड़ी, मैं बताती हूँ, ये विक्रांत हैं और ये संध्या दीदी के बॉयफ्रेंड हैं। ये दीदी के घर में ही रहते हैं, ऐसा इन्होंने खुद मुझसे कहा है। राशि चुपचाप बैठो इधर, तुम आजकल बहुत बोलने लग गई हो, सीमा ने राशि को डांटते हुए कहा। सब लोग बैठ गए। संध्या और सीमा अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी एक लंबा और पतला सा लड़का वहां आया। सीमा ने उसे संध्या और विक्रांत को इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड अंकित तिवारी है। उसके बाद वो सब बातें करने लगे। सीमा ने संध्या से पूछा, वैसे तुम दोनों मुंबई घूमने आए हो या फिर किसी काम से? हम लोग यहाँ घूमने आए थे, संध्या कुछ बोलती उससे पहले ही विक्रांत ने जवाब दिया। अंकित ने मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा, कूल, तो फिर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। विक्रांत अंकित की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। सीमा ने धीमी आवाज में संध्या से कहा, संध्या अभी मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है, तुम यहाँ से फ्री होकर घर आ जाना, हम वहीं मिलते हैं। इतना बोलकर सीमा वहां से निकल गई। तब तक उद्धम ने भी गाड़ी रिपेयर करवा ली थी। उद्धम ने विक्रांत को कॉल कर पूछा, सर गाड़ी रिपेयर हो गई है, आप लोग कहाँ हैं? विक्रांत ने उद्धम को कैफे की लोकेशन भेज दी। थोड़ी देर बाद उद्धम विक्रांत और संध्या को लेने कैफे पहुंच गया। राशि संध्या को अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन संध्या विक्रांत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। राशि को समझाने के बाद विक्रांत और संध्या वहां से सीधा होटल चले गए। वहां उन लोगों ने रूम बुक कर लिए थे। इतना लंबा ट्रैवल करने की वजह से वो तीनों ही बहुत थके हुए थे। सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। दूसरी तरफ सोमनाथ बेचैन हो रहा था। उसे विक्रांत की मौत की खबर का इंतजार था। सोमनाथ गुस्से में जोर से चिल्लाया, दिलीप अंकल कहाँ हो आप? सोमनाथ की आवाज सुनकर एक बूढ़ा सा आदमी अंदर आया। दिलीप सोमनाथ के परिवार के पुराने नौकर थे। सोमनाथ के पिता दिलीप की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। दिलीप ने बहुत बार राठौर परिवार को मुसीबत में पड़ने से बचाया था। एपिसोड 84 बूढ़ी हैडोन की ताकत। एक बार तो ऐसा हुआ था कि राठौर परिवार के दुश्मनों ने बदला लेने के लिए राठौर परिवार को चारों तरफ से घेर लिया था। उस दिन पूरे राठौर परिवार की जिंदगी खतरे में थी। तब अकेले दिलीप अंकल ने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि राठौर परिवार के उन दुश्मनों को मार भगाया था। इसलिए तो राठौर परिवार आज तक दिलीप अंकल को इतना मानता है। दिलीप अंकल, आप अभी के अभी जाओ और उस विक्रांत जिसने अविनाश की ये हालत की है उसे जिंदा या मुर्दा जैसे भी ही पकड़कर यहाँ ले आओ।
सोमनाथ ने दिलीप को समझाते हुए कहा। सोमनाथ किसी भी तरीके से अब बस विक्रांत से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि अगर वो विक्रांत से अपने बेटे अविनाश का बदला नहीं ले पाया तो विद्या उम्र भर उसे ताने मारती रहेगी और विद्या के परिवार वाले तो सोमनाथ का जीना ही हराम कर देंगे। सोमनाथ विद्या के परिवार को अब एक और मौका नहीं दे सकता था जब वो सोमनाथ को नीचा दिखा पाते। आखिरकार वो लोग उम्र भर से यही तो करते आए थे, लेकिन अब और नहीं। विक्रांत की हड्डियां चूर चूर करके वो साबित कर देगा कि जो भी सोमनाथ से टक्कर लेने की कोशिश करता है सोमनाथ उसे मसल कर रख देता है। दिलीप अंकल ने सोमनाथ को भरोसा दिलवाते हुए कहा, चिंता करने की बिल्कुल जरूर नहीं है सर, मैं उस विक्रांत को खींचकर यहाँ ले आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ये कहकर दिलीप कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह संध्या और विक्रांत अभी उठकर होटल में नाश्ता ही कर रहे थे कि संध्या का कज़न समर वहां आ गया। संध्या को देखकर समर ने कहा, संध्या, सीमा दीदी को लग रहा था कि आप अंकित को अभी उतने अच्छे से नहीं जानती तो उसके साथ शायद बोर हो जाओगी, इसलिए मैं आप लोगों को रिसीव करने आया हूँ। समर को देखकर संध्या ने जवाब दिया, ओह अच्छा ठीक है, हम जल्दी से रेडी होके आते हैं, फिर चलते हैं। समर ने संध्या को झेड़ने के लिए धीरे से कहा, ओह अच्छा, अब मैं समझा कि तुम रात को घर क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम्हें रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोना था, है ना? संध्या ने समर को आंखें दिखाए और कहा, बकवास मत करो, मैं क्यों विक्रांत के कमरे में सोने लगी, मेरे पास अपना कमरा है। समर ने संध्या से पूछा, वैसे संध्या, मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो पहले हम थोड़ी देर के लिए ऑफिस चल सकते हैं। समर की बात सुनकर संध्या ने विक्रांत की तरफ देखा। अच्छा समर, तुम्हारा यहाँ किस चीज़ का बिजनेस है? हमारा नहीं, उदय अंकल और संध्या का बिजनेस। हमारी कंपनी शाह केमिकल्स की ही मुंबई ब्रांच है, जिसे हमारी फैमिली संभालती है, समर ने विक्रांत को समझाया। समर की बात सुनकर विक्रांत ने कहा, ओह अच्छा, वो संध्या की कंपनी है, फिर तो हमें एक बार वहां चल के जरूर देखना चाहिए कि वहां सब कैसा चल रहा है। संध्या ने खुश होते हुए कहा, ठीक है फिर कंपनी चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी ही देर में विक्रांत और संध्या समर के साथ कंपनी की तरफ निकल गए। समर जैसे ही कंपनी पहुंचा एक एम्प्लॉय ने समर से आकर कहा, सर, बॉस ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। हाँ, मुझे पता है, कहते हुए समर ने सिर हिलाया और संध्या से कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आया। संध्या कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में घूमकर लॉबी में जाकर बैठ गई। विक्रांत भी संध्या के साथ ही था। विक्रांत काम करते हुए सारे एम्प्लॉय को ध्यान से देख रहा था। तभी अंकित को एक कॉल आया और अंकित लॉबी में ही बैठे एक लगभग 50 की उम्र के आदमी के पास जाकर बैठ गया। संध्या ने देखा कि वो आदमी और अंकित कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों किसी डील पर डिस्कशन कर रहे थे। संध्या ने उनकी बात सुनने की कोशिश की लेकिन वो इतनी डिस्टेंस पर थे कि सुन नहीं पा रही थी। विक्रांत यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था। विक्रांत ने उबासी लेते हुए संध्या की तरफ देखा। संध्या, तुम शाम को क्या कर रही हो? समर ने संध्या से पूछा। संध्या ने विक्रांत की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं तो फ्री हूँ। शायद विक्रांत को कोई काम हो। विक्रांत ने कहा, नहीं, मैं भी फ्री हूँ, बताओ क्या काम है? चलो डिनर चलते हैं। इस बार मैं तुम्हें यहाँ के सबसे शानदार रेस्टोरेंट विंड्स एंड वेव्स लेकर चलता हूँ। उस रेस्टोरेंट का मालिक मेरा अच्छा दोस्त भी है। मैंने सीमा दीदी और अंकित को भी मैसेज कर दिया है। कहते हुए समर मुस्कुराया। इसके बाद संध्या और विक्रांत ने ऑफिस का दौरा किया और फिर होटल चले गए। रात को समर संध्या विक्रांत और उद्यम सिंह के विंड्स एंड वेव्स रेस्टोरेंट ले जाने पहुंच गया। वो रेस्टोरेंट होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए विक्रांत, उद्यम सिंह, संध्या और समर पैदल चलकर ही जाने लगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही विक्रांत के हाव भाव अचानक बदल गए और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सर, आपको अचानक क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? उद्यम सिंह ने धीमी आवाज में पूछा। उद्यम सिंह, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है।
विक्रांत ने उद्यम सिंह को चेताते हुए कहा। क्या? लेकिन कौन? हमारा पीछा कौन कर रहा होगा? उद्यम सिंह ने विक्रांत से पूछा। विक्रांत की बात सुनकर समर थोड़ा चौंक गया और पीछे मुड़कर देखने वाला था कि विक्रांत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर रोकते हुए कहा, पीछे मत देखना। सर, आप लोग आगे चलिए, मैं यहाँ रुककर सब संभालता हूँ, उद्यम सिंह ने कहा। लेकिन विक्रांत ने कहा, नहीं उद्यम सिंह, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सब चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहो। वो चारों चुपचाप चलते रहे और फिर विक्रांत ने विंड्स एंड वेव्स रेस्टोरेंट की तरफ जाने के बजाय अपना रास्ता बदल लिया और एक अंधेरी गली की ओर चला गया। विक्रांत के पीछे संध्या, समर और उद्यम सिंह भी उसी गली में चले गए। वो लोग कोई और नहीं बल्कि राठौर परिवार के पुराने वफादार दिलीप अंकल और उसके साथ उसके कुछ आदमी थे। दिलीप अंकल को थोड़ा शक हुआ, इसलिए वो गली के बाहर ही खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। दिलीप अंकल की नज़रें गली पर ही टिकी हुई थी। सर, क्या हमें इन लोगों को फॉलो करना चाहिए? दिलीप के साथ आए आदमियों में से एक ने पूछा। दिलीप अंकल के आंखों में जानलेवा इरादा था। लगता है कि इन्हें भनक लग गई है कि हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये जानबूझकर हमें इस गली में के जाना चाह रहा है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी गली में जाएं, लेकिन हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। चलो, इनको सबक सिखाते हैं। दिलीप अंकल अपने साथ अपने 4 आदमियों को भी गली में ले गए। जैसे ही दिलीप और उसके आदमी गली में घुसे, उन्होंने देखा कि विक्रांत और उद्यम सिंह सामने खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें राठौर परिवार ने भेजा है? विक्रांत ने शांति से पूछा। ये सुनकर दिलीप अंकल थोड़ा हंसे और कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता था कि हम लोग राठौर परिवार से हैं, लेकिन तुम भागे नहीं। थोड़ा रुकते हुए दिलीप ने आगे कहा, तुमने अविनाश सर के साथ जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने अविनाश सर को अपाहिज बना दिया है। मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। अपने सामने इतने सारे खूंखार लोगों को देखकर समर इतना डर गया कि उसे चक्कर आने लगे। लेकिन समर को समझ नहीं आया कि विक्रांत की इन लोगों से क्या दुश्मनी थी, और विक्रांत ने अविनाश राठौर का पैर क्यों तोड़ दिया था। हालांकि समर जानता था कि उद्यम सिंह भोपाल में कितना पावरफुल था। वहां पर भले ही उसका राज चलता था, लेकिन राठौर परिवार भी कुछ कम नहीं था। उद्यम सिंह भी राठौर परिवार से नहीं जीत सकता था। समर के चेहरे के रंग उड़े देखकर दिलीप ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम किसी को नुकसान पहुँचाने के मकसद से यहाँ आए भी नहीं हैं। हम बस इस विक्रांत को लेने आए हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें रोकने की हिम्मत की तो मैं कोई दया नहीं करूँगा, विक्रांत के साथ उसे भी मार डालूंगा। समर, तुम संध्या को लेकर यहाँ से जाओ। मैं और उद्यम सिंह यहाँ हैं। विक्रांत ने समर को देखते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, संध्या ने कहा। विक्रांत, तुम्हें अकेला छोड़कर हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अगर यहाँ रुककर हमें मरना ही है तो हम सब साथ मरेंगे, समर ने विक्रांत से कहा। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। समर, तुम यहाँ रुककर भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाओगे। जाओ और संध्या को ले जाओ, विक्रांत ने संध्या की तरफ देखते हुए समर से कहा। लेकिन फिर भी समर और संध्या अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुए। दिलीप अंकल हंसे और बोले, अगर तुम सब विक्रांत के साथ मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक चीज कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मौत को आसान बना देता हूँ। ये कहकर दिलीप अंकल ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया, मार डालो इन्हें। दिलीप अंकल का इशारा मिलते ही उन सभी गार्ड्स ने अपने खंजर निकाल लिए और चेहरे पर जानलेवा इरादों के साथ आगे बढ़ गए। हथियार देखकर समर इतना डर गया कि वो अपनी जगह से पीछे हट गया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। विक्रांत संध्या और समर के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि उद्यम सिंह ने अपनी बेल्ट निकाली और आगे बढ़ गया। उद्यम सिंह 4 के मुकाबले 1 था, लेकिन वो अभी भी नाबाद था। उद्यम सिंह अपने हाथ में बेल्ट को हवा की तरह लहरा रहा था। उद्यम सिंह को अपनी बेल्ट पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो बेल्ट छोटे लोहे के छल्लों से बनी हुई थी।
अंधेरी गली में बेल्ट और खंजर आपस में टकरा रहे थे और उनकी तीखी आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थी और इनके टकराने की वजह से चिंगारियां निकल रही थी। जब दिलीप अंकल ने देखा कि उनके 4 आदमी मिलकर अकेले उद्यम सिंह को भी नहीं हरा पा रहे थे तो दिलीप अंकल ने दहाड़ते हुए कहा, तुम चारों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हटो मेरे रास्ते से। ये सुनते ही वो चारों गार्ड्स रास्ते से हट गए और दिलीप अंकल ने अपने जर्जर शरीर के साथ एक पल में ऊंची छलांग लगाई और उद्यम सिंह पर टूट पड़े। जब उद्यम सिंह ने दिलीप को देखा तो उसने अचानक अपने हाथ में बेल्ट को हवा में घुमा दी, लेकिन दिलीप अंकल ने आगे बढ़ते हुए उद्यम सिंह की बेल्ट पकड़ ली और बेल्ट के सहारे उद्यम सिंह को आगे खींचते हुए अपने पैर से उद्यम सिंह के पेट में जोर से लात मार दी और फिर लगातार लातें मारता रहा। इतनी लातें मारने की वजह से उद्यम सिंह जमीन पर गिरा और अधमरा सा हो गया। जमीन पर पड़े उद्यम सिंह के मुंह और कानों में से खून आ रहा था। पहले तो बहुत शेर बन रहे थे, अब जमीन पर पड़े धूल क्यों चाट रहे हो? उठो, हिम्मत है तो उठो अब, कहते हुए दिलीप अंकल ने उद्यम सिंह की बेल्ट को जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां तो सच में मजबूत निकली, विक्रांत ने हंसते हुए कहा। दिलीप अंकल ने घूरते हुए विक्रांत की बात का जवाब देते हुए कहा, ज्यादा नहीं, फिर भी इतनी ताकत तो है ही कि तुम्हारी हड्डियों को चूर कर सकूं। इतना कहकर दिलीप अंकल तोप के गोले की तरह विक्रांत की तरफ आगे बढ़ गए। विक्रांत कुछ समझ पाता उसके पहले ही दिलीप अंकल का तेज मुक्का विक्रांत के चेहरे पर आकर लगा। आह! विक्रांत जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही दिलीप अपना अगला पंच लेकर आया विक्रांत ने दिलीप का हाथ पकड़ लिया और झटके से मरोड़ते हुए तोड़ दिया। अगले ही पल दिलीप अंकल का हाथ कमजोर होकर नीचे लटक गया था। इसके बाद भी विक्रांत रुका नहीं। विक्रांत ने दिलीप अंकल का गला कसकर पकड़ लिया। संध्या ने देखा कि विक्रांत के अंदर का जानवर फिर से जाग गया था जिससे दया की कोई उम्मीद नहीं थी। संध्या जानती थी कि विक्रांत अब दिलीप अंकल को नहीं छोड़ेगा। विक्रांत ने दिलीप का गला इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि दिलीप की सांस उखड़ने लगी और वो तड़पने लगा। एपिसोड 85 इमरजेंसी रिटर्न। बस 2 ही मिनट में दिलीप अंकल बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। जब दिलीप अंकल के साथ आए आदमियों ने दिलीप अंकल का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा देखा तो वो लोग इतने डर गए कि अब उनमें भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। उनके लिए दिलीप अंकल की मौत का मंजर किसी सदमे की तरह था। विक्रांत आगे बढ़ा और उन आदमियों से कहा, ले जाओ इसे उस सोमनाथ राठौड़ के पास और उसे कहो कि अगर अब भी उसने हार नहीं मानी तो मैं उसके पूरे खानदान की लाशें बिछा दूंगा। विक्रांत ने पीछे संध्या और समर को पलट कर देखा। संध्या के चेहरे से उसका डर साफ झलक रहा था जबकि समर की हालत तो ऐसी थी कि वो चक्कर खाकर जमीन पर ही गिरने वाला था। विक्रांत जानता था कि अभी अभी समर ने जो कुछ भी देखा था उसे पचाने में समर को बहुत टाइम लगने वाला था। उसके बाद विक्रांत ने उद्यम सिंह को संभालते हुए पूछा, उद्यम सिंह तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, उद्यम सिंह ने जवाब दिया, लेकिन विक्रांत जानता था कि उद्यम सिंह को चोट लगी थी। विक्रांत ने अपना हाथ उद्यम सिंह के माथे पर रखा और धीरे धीरे उद्यम सिंह का सारा दर्द गायब हो गया। विक्रांत ने उद्यम सिंह से कहा, तुम होटल वापस जाकर आराम करो, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलता हूँ। उद्यम सिंह के होटल जाने के बाद विक्रांत संध्या और समर के साथ विंड्स एंड वेव्स रेस्टोरेंट पहुंच गया। संध्या और अंकित वहां इन लोगों का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। विक्रांत, संध्या और समर सीमा की टेबल पर बैठ गए। सबने देखा कि समर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और समर घबराया हुआ सा खड़ा था। अंकित कुछ पूछने ही वाला था कि संध्या ने इशारे से मना कर दिया। संध्या का इशारा समझते हुए सीमा ने कहा, विक्रांत आज हम तुम्हारी पसंद की डिशेज ऑर्डर करते हैं। सीमा ने मेनू विक्रांत की तरफ सरका दिया, लेकिन संध्या ने देखा कि विक्रांत का ध्यान अभी भी वहां नहीं था। वो ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। संध्या ने मेनू ले लिया और सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। डिनर होने के बाद संध्या और विक्रांत तुरंत होटल लौट आए और अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर लिया। लेकिन दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने कमरे में संध्या परेशान सी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
विक्रांत का ये बदलते हुए रूप ने संध्या को अंदर तक हिला दिया था। विक्रांत धीरे धीरे बहुत बेरहम होता जा रहा था। एक के बाद एक विक्रांत अपने दुश्मनों को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतरता जा रहा था, उसने संध्या की रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन संध्या चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि विक्रांत ये जो कुछ भी कर रहा था संध्या की वजह से ही तो था। वरना अविनाश या सोमनाथ राठौर की विक्रांत से क्या दुश्मनी। इधर अपने कमरे में विक्रांत भी परेशान लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। विक्रांत जानता था कि सोमनाथ चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं था। वो एक के बाद एक नई मुसीबत विक्रांत के लिए खड़ा करता जा रहा था। लेकिन विक्रांत को अपनी कोई परवाह नहीं थी। विक्रांत संध्या को लेकर परेशान था। विक्रांत संध्या को कुछ नहीं होने देना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। संध्या अब सिर्फ विक्रांत का प्यार नहीं, उसकी जिंदगी थी। विक्रांत संध्या को धीरे धीरे अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा था। और अगर कोई हाथ संध्या की तरफ बढ़ा तो विक्रांत उस हाथ को उखाड़ कर रख देगा। साथ ही विक्रांत ओंकारनाथ के बारे में सोच रहा था कि जिस भरोसे से ओंकारनाथ ने रेड डेविल्स गैंग की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, क्या वो उसे उठा पाएगा। और उसकी वो लॉकेट वाली माँ, वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो 1 जुलाई को कहीं भी जाए। यही सब सोचते हुए विक्रांत करवटें बदल रहा था। तभी विक्रांत के कमरे में किसी ने नॉक किया। इतनी रात को कौन हो सकता है, यही सोचते हुए विक्रांत उठा और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने संध्या खड़ी थी। संध्या को देखकर विक्रांत थोड़ा चौंक गया। क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ? विक्रांत ने पूछा। वो मुझे अपने कमरे में थोड़ी घबराहट हो रही थी। क्या मैं आज? आगे कहते हुए संध्या थोड़ी झिझकने लगी तो विक्रांत ने अपने कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर संध्या से अंदर आने का इशारा कर दिया। संध्या झिझकते हुए विक्रांत के कमरे में आई और बेड पर जाकर बैठ गई। विक्रांत ने भी कमरे का दरवाजा बंद किया और संध्या के पास जाकर बैठ गया। विक्रांत, ये सब क्या हो रहा है? क्यों ये एक के बाद एक परेशानियां क्यों? विक्रांत ने देखा कि संध्या बहुत परेशान थी। शुश, कोई परेशानी नहीं है। मेरे होते तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहते हुए विक्रांत ने संध्या के माथे पर किस कर लिया। विक्रांत का प्यार देखकर संध्या की आंखों से आंसू लुढ़क गए और उसने विक्रांत को कसकर गले से लगा लिया। विक्रांत बेड पर लेट गया और संध्या विक्रांत की बाहों में लेटी हुई थी। दोनों चुपचाप ना जाने कितनी देर तक ऐसे ही लेटे रहे कि उन्हें भी पता नहीं लगा कि उन दोनों को ही कब नींद लग गई। दूसरी तरफ राठौर हाउस में सोमनाथ राठौर सोफे पर बैठा था और उसके सामने दिलीप अंकल की लाश रखी हुई थी। दिलीप अंकल के आदमी भी वही लाश के पीछे अपनी गर्दनें नीची करके खड़े हुए थे। सोमनाथ की आंखों में गुस्सा देखकर उन आदमियों के पैर कांप रहे थे। लेकिन तभी सोमनाथ के दिल में तेज दर्द उठने लगा और वो अपनी छाती पर हाथ रखकर तड़पने लगा। उन आदमियों ने देखा तो वो सभी सोमनाथ की तरफ भागे। तभी विद्या आए और उसने सोमनाथ को संभाल लिया और पानी पिलाया। सोम, तुम्हारे बस का ये काम था ही नहीं। तुम बस एक वो बिल्ली हो जिसने अपने आप को शेर मान लिया है। अब जब तुम्हें पता लग ही गया है कि उस विक्रांत का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अब अपने भाइयों और पापा को बुलाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया है। अगर हमने उन्हें पहले ही बुला लिया होता तो ये मामला कब का निपट गया होता, विद्या ने गुस्से में कहा। विद्या जानती थी कि उसका पति उससे और उनके बेटे से कितना प्यार करता था। आखिरकार उनकी शादी को इतने साल हो गए थे और इसलिए सोमनाथ ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी दिलीप अंकल को अविनाश का बदला लेने के लिए विक्रांत के पीछे भेजा था। लेकिन दिलीप की मौत ने सोमनाथ को तोड़कर रख दिया था। अब विद्या सोमनाथ को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती थी। अब उसने अपने पापा और भाइयों को बुलाने का ठान लिया था। सोमनाथ के आदमी इतने डरे हुए थे कि वो सोमनाथ के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। वो जानते थे कि राठौर परिवार कितना निर्दयी था और विद्या के पापा मधुकर, उनसे तो दया की भीख मांगने का भी कोई फायदा नहीं था। उनके लिए तो लोगों को मारना किसी कीड़े को मारने के बराबर था। विद्या ने तुरंत अपने भाई प्रेमनाथ को फोन कर दिया और सारा मामला समझा दिया।
तुम अब तक अपने पति के भरोसे बैठी थी। तुमने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? खैर, मैं अभी आ रहा हूँ, विद्या के भाई प्रेमनाथ ने विद्या को डांटते हुए कहा और फोन रख दिया। विद्या जानती थी कि प्रेमनाथ जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रेमनाथ अविनाश के बिस्तर के पास बैठा हुआ था। विद्या, तुम्हारे पति से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुम जानती हो अविनाश मेरा लाडला है। किसी ने इसकी ये हालत कर दी और मुझे अभी तक खबर ही नहीं थी। तभी अविनाश कराहने लगा। अविनाश को ऐसे कराहते देख प्रेमनाथ का खून उबलने लगा। प्रेमनाथ दहाड़ते हुए बोला, विक्रांत, तुम मेरा इंतजार करो। तुमने मेरे भांजे के साथ जो किया है उसकी कीमत मैं तुम्हारे खून के आखिरी कतरे को तुम्हारे शरीर से निचोड़ कर लूंगा। अविनाश को कराहते देखकर प्रेमनाथ का दिल टूट गया था। अविनाश, मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उस विक्रांत से बदला जरूर लेंगे, कहते हुए प्रेमनाथ दहाड़ा। अविनाश ने गुस्से में कहा, मामा, ये सब कुछ उस संध्या शाह की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके बालों से पकड़ते हुए संध्या को भी यहाँ घसीट लाओ। मैं उसे अपने घर की नौकरानी बनाऊंगा, तब होगा मेरा बदला पूरा। प्रेमनाथ ने सुना तो अविनाश का कंधा थपथपाया और कहा, तुमने आज साबित कर दिया है कि तुम में मेरी बहन और हमारा खून है। तुम्हारे बाप की तरह तुम डरपोक नहीं हो। बस थोड़ी देर इंतजार करो और मैं उस संध्या को तुम्हारे पैरों में लाकर डाल दूंगा। संध्या और विक्रांत गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी अचानक विक्रांत का फोन बज उठा। उसने तपाक से कॉल रिसीव कर लिया ताकि संध्या की नींद खराब ना हो। सामने से जसपाल सिंह ने घबराती हुई आवाज में विक्रांत से कहा, विक्रांत, विक्रांत, वापस लौट आओ। स्वामी के मंदिर पर हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम जितना जल्दी हो सके लौट आओ। ये कहकर उसने फोन रख दिया था, लेकिन जसपाल सिंह की घबराती आवाज से विक्रांत समझ गया था कि कुछ तो हुआ था, कुछ बहुत बड़ा हुआ था। विक्रांत धीरे से उठा और उद्यम सिंह के कमरे की तरफ चला गया। उद्यम सिंह अपने कमरे में विक्रांत का ही इंतजार कर रहा था। सर, हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जसपाल सिंह की आवाज में बहुत घबराहट थी। कहीं जैसा अशोक ने कहा था वो सच तो नहीं हो गया। उसका बदला लेने के लिए उसके गुरु ने, कहते हुए उद्यम सिंह बीच में ही रुक गया। वो सब तो अब वहां जाकर ही पता लगेगा कि आखिर बात क्या है। मैं अभी भोपाल के लिए निकल रहा हूं, तुम यहाँ रुको, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की बात सुनकर उद्यम सिंह ने दलील की, मैं यहाँ, लेकिन सर मैं आपके साथ साथ भोपाल आना चाहता हूँ। लेकिन विक्रांत उद्यम सिंह को समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ उद्यम सिंह कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो, लेकिन मेरी बात समझो। कल जो भी कुछ हुआ है उसके बाद वो सोमनाथ चुप नहीं बैठने वाला, और संध्या को यहाँ अकेले छोड़कर हम दोनों नहीं जा सकते। तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ संध्या की जान को खतरा है। उद्यम सिंह समझ गया था कि विक्रांत क्या कहना चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी जिद के विक्रांत की बात मान ली और फिर वो तुरंत अपनी कार से भोपाल के लिए रवाना हो गया। विक्रांत जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी भोपाल पहुंचना चाहता था। भोपाल जाते वक्त रास्ते में विक्रांत बस आरती के बारे में सोच रहा था। उसे पूरे रास्ते बस स्वामी जी और आरती की चिंता थी। विक्रांत ने पहले ही सीमा और अंकित को फोन कर दिया था कि वो संध्या को होटल से घर के जाएं, तो सीमा और अंकित संध्या को लेने होटल पहुंच गए थे। संध्या जब उठी और उसे विक्रांत नहीं मिला तो वो चौंक गई कि विक्रांत कहाँ चला गया था। उसने तुरंत विक्रांत का नंबर डायल किया। संध्या ने देखा कि विक्रांत का फोन नहीं लग रहा था तो वो थोड़ा परेशान होने लगी। भोपाल पहुंचने के बाद विक्रांत की गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से स्वामी जी के मंदिर की तरफ दौड़ रही थी। विक्रांत जैसे ही मंदिर तक पहुंचा, विक्रांत ने देखा कि बाहर मौसम बहुत खराब था और बारिश हो सकती थी। जब तक विक्रांत स्वामी जी के मंदिर तक पहुंचा, बाहर अंधेरा हो चुका था और मौसम बहुत खराब था। मौसम को देखकर लग रहा था कि मानो जैसे बारिश होने वाली हो। वहाँ खून की बदबू से विक्रांत ये तो समझ ही गया था कि यहाँ मार काट और किसी की मौत हुई थी, लेकिन किसकी?
विक्रांत अब तक भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ी घबराहट के साथ विक्रांत भागते हुए जा रहा था। विक्रांत को देखते ही जसपाल सिंह ने वहां खड़े लोगों को इशारा किया ताकि वो विक्रांत को अंदर आने दे। जैसे ही विक्रांत मंदिर के आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां स्वामी जी के साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। विक्रांत स्वामी जी की लाश के पास गया और उसने स्वामी जी की घावों को ध्यान से देखा तो पाया कि स्वामी जी गले की हड्डियां कुचले जाने से उनकी मौत हुई थी और स्वामी जी के गले में गहरे घाव थे जिनसे खून लगातार बह रहा था। ये देखकर कि किसी ने स्वामी जी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था, विक्रांत जोर से चीख पड़ा। एपिसोड 86 मौत का बदला। स्वामी जी की मौत हो चुकी थी। घुटने टेककर विक्रांत स्वामी जी के पास बैठा और स्वामी जी के चेहरे को हाथ लगाकर धीरे से बोला, स्वामी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर विक्रांत खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा और फिर जसपाल से पूछा, स्वामी जी की बेटी आरती कहाँ है? जसपाल ने विकास की तरफ देखा। विकास ने धीमी आवाज में कहा, जब मुझे इस घटना की सूचना मिली तो मैंने इस जगह को सील करने का ऑर्डर दे दिया। तब से यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है। आई थिंक हमलावर हमारे आने से पहले ही आरती को किडनैप कर ले गए। जसपाल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आखिर ये किया किसने है? और किसी ने मंदिर जैसी पवित्र जगह ये सब करने की हिम्मत भी कैसे की? जसपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए विकास ने कहा, चिंता मत करो, मैंने अपनी टीम को काम पर लगा दिया, हम जल्द से जल्द खूनी को ढूंढ लेंगे। विक्रांत ने विकास की तरफ देखा और कहा, आप इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए, उस खूनी को सबक मैं सिखाऊंगा। विकास ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। विक्रांत और विकास ने बाहर की तरफ देखा। बाहर बाबा जी खड़े थे और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। विक्रांत ने जोर से कहा, बाबा को अंदर आने दो। बाबा दौड़ते हुए अंदर आए और स्वामी जी को देखकर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए बाबा जोर से चिल्लाए, काशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे भाई को मारा है। बाबा की बात सुनकर विक्रांत ने शॉक्ड होते हुए पूछा, बाबा, क्या आपको पता है कि ये सब किसने किया है? बाबा ने अपने आंसू पोंछे और विक्रांत से कहा, जब वो लोग मंदिर में घुसे, स्वामी जी ने मुझे फोन किया था और फोन पर उन्होंने कहा कि अशोक का गुरु काशी हमारे मंदिर में घुस चुका है और यहाँ मार काट कर रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आरती का ध्यान रखना। तो कहाँ है आरती? विक्रांत ने पूछा। बाबा खड़े हुए और बोले, वो काशी आरती को अपने आश्रम में ले गया है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे डर है कि अगर हमें देर हुई तो वो लोग आरती के साथ कुछ कर ना दें। विक्रांत ने बाबा से कहा। बाबा ने सिर हिलाया। फिर बाबा और विक्रांत काशी के आश्रम की तरफ निकल पड़े। काशी का आश्रम घने जंगल में था। बाबा और विक्रांत जल्दी जल्दी आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। उधर आश्रम में आरती एक कमरे में बेहोश पड़ी थी और लंबा सा सफेद कुर्ता पहने काशी उसके सामने बैठा था। काशी ने एक पानी का गिलास भरा और आरती के मुंह पर फेंक दिया। आरती ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने काशी को देखते ही आरती ने हकलाते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर आरती ने इधर उधर देखा। आरती डरी हुई थी। वो बड़बड़ाने लगी, कहाँ हूँ मैं और ये कैसी जगह है? आरती की तरफ बढ़ते हुए काशी ने कहा, डरो मत, अब से यही तुम्हारा घर है, तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। डर के मारे आरती को पसीना आ गया। काशी आरती की तरफ बढ़ रहा था। आरती धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी। आरती जोर से चिल्लाई, मेरे पास मत आओ, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पापा तुम्हें मार डालेंगे। काशी जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए काशी बोला, तुम्हारे पापा मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे पापा को मैंने बहुत दूर भेज दिया है। अब अगर उसकी आत्मा भी मुझे मारने आई तो मैं उसे भी मार डालूंगा। दूसरी तरफ उधर विक्रांत और बाबा आश्रम के पास पहुंच चुके थे। विक्रांत ने धीमी आवाज में बाबा से पूछा, बाबा, इस आश्रम में काशी के अलावा और कौन कौन है? आश्रम में सिर्फ डाकू और लुटेरे हैं। ये काशी बच्चों को उठाकर यहाँ लाता है और उन्हें डाकू बना देता है। पहले ये आश्रम बहुत पवित्र हुआ करता था, लेकिन काशी ने इसे अब डाकुओं का अड्डा बना दिया है।
बाबा ने जवाब दिया। बाबा की बात सुनकर विक्रांत ने कहा, इसका मतलब अगर इस आश्रम को जला दिया जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। अब वो दोनों आश्रम के सामने पहुंच चुके थे। आश्रम के गेट पर लंबा सफेद कुर्ता पहने दो लड़के खड़े थे। बाबा और विक्रांत को देखते ही उनमें से एक लड़के ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कों की आवाज सुनकर काशी भी दौड़ता हुआ बाहर आया। सामने खड़े बाबा को देखते ही हंसते हुए काशी जोर से बोला, ओह बाबा जी यहाँ पधारे हैं। अरे पर बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा स्वामी मर गया ना, तुम उसके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गए? काशी मैं तुझे मार डालूंगा। बाबा गुस्से में चिल्लाए और काशी की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन विक्रांत ने बाबा को रोक लिया। फिर काशी की तरफ देखते हुए विक्रांत ने कहा, आरती कहाँ है? उसे जल्दी मेरे सामने लेकर आओ। काशी ने विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम कौन हो और मेरे आश्रम में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विक्रांत ने अपनी पॉकेट से अशोक की 7 सितारा डिस्क निकाली और काशी की तरफ देखते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे शिष्य अशोक को मारा था और उससे ये डिस्क छीन ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अशोक का गुरु भी उसके जैसा ही होगा। विक्रांत के हाथ में 7 सितारा डिस्क देखकर काशी की आंखें गुस्से से जलने लगी। विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए काशी ने अपने आदमियों से कहा, इस लड़के को मार डालो और इससे ये डिस्क छीन लो। सफेद कुर्ते वाले कई लड़के विक्रांत की तरफ दौड़ पड़े। तभी विक्रांत को आरती के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। विक्रांत ने बाबा से कहा, बाबा आरती अंदर है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप तब तक इन लोगों को संभालो। इतना बोलकर विक्रांत तेज स्पीड में अंदर की तरफ दौड़ गया। काशी जोर से चिल्लाया, ये लड़का अंदर ना जा पाए, पकड़ो इसे। विक्रांत ने जोर से लात मारकर एक कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर एक लड़का आरती का हाथ पकड़े खड़ा था। वो लड़का विक्रांत की तरफ मुड़ा और विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ा। विक्रांत ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। लड़का घूमकर नीचे गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। आरती का हाथ पकड़कर विक्रांत कमरे से बाहर आ गया। बाहर बाबा काशी के आदमियों से लड़ रहे थे। बाबा को मारने के लिए काशी ने अपना चाकू निकाल लिया। काशी बाबा पर वार करने ही वाला था, तभी विक्रांत ने दूर से ही अपनी हथेली से काशी की तरफ फोर्स किया। काशी का चाकू छूटकर नीचे गिर गया। बाबा ने दौड़कर वो चाकू उठाया और काशी की छाती में घोंप दिया। काशी नीचे गिर गया और एक खून की धार बह निकली। बाबा जोर जोर से हौंफ रहे थे। फिर बाबा ने आरती को देखा और हौंफते हुए बाबा ने आरती से पूछा, आरती बेटा तुम ठीक हो ना? आरती जोर जोर से रोने लगी। स्वामी जी के बाद आरती सिर्फ बाबा को ही जानती थी। बाबा स्वामी जी के करीबी थे और आरती का बचपन बाबा और स्वामी जी के साथ ही बीता था। बाबा ने आरती को संभाला और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बाबा ने कहा, आपकी वजह से आज मैं और आरती दोनों सेफ हैं। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए बाबा के सामने हाथ जोड़े और आरती के सिर पर हाथ फेरा। फिर वो तीनों वापस मंदिर की तरफ निकल गए। जसपाल और विकास मंदिर से स्वामी जी को अंतिम संस्कार के लिए बाहर ले जा रहे थे। आरती, विक्रांत और बाबा जब वहां पहुंचे तो आरती पापा पापा कहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ देर तक जी भरकर रो लेने के बाद आरती ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि स्वामी जी अब इस दुनिया में नहीं थे। स्वामी जी के अंतिम संस्कार के बाद विक्रांत ने आरती से पूछा, आरती अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भोपाल चल सकती हो, संध्या वहां तुम्हारा ख्याल रखेगी। आरती ने नम आंखों से विक्रांत की तरफ देखा और बोली, पापा के जाने के बाद अब एकमात्र बाबा ही मेरे रिश्तेदार बचे हैं, ये जहां जाएंगे मैं वहीं इनके साथ रहूंगी। विक्रांत ने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने विक्रांत से कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आरती और मैं यहीं रहेंगे, मेरे रहते आरती को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, विक्रांत ने कहा और 7 सितारा डिस्क निकालकर आरती की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे तुम अपने पास रखो, अगर कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम इसका उपयोग कर सकती हो, बाकी मैं तो हूं ही, तुम्हारा जब मन करे मुझे बुला लेना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। आरती ने डिस्क ले ली। विक्रांत ने आरती के सिर पर हाथ फेरा और फिर जसपाल और विकास के साथ वहां से निकल गया। उधर दूसरी तरफ संध्या उद्धम के साथ झगड़ा कर रही थी।
गुस्से में संध्या ने उद्धम से पूछा, तुम सच सच बताओ कि विक्रांत कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। उद्धम ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इस वक्त सीमा और अंकित भी वहीं बैठे थे। संध्या ने उद्धम से कहा, तुम्हें अगर नहीं पता तो जल्दी पता करो, मुझे लगता है विक्रांत किसी खतरे में है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सीमा ने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा, संध्या तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो सकता है उनके फोन में नेटवर्क नहीं होगा, वो जल्दी ही आ जाएंगे, तुम चलो हम लोग कहीं चलकर खाना खाते हैं। संध्या ने सिर हिलाया, फिर वो लोग बाहर आ गए। बाहर सड़क पर चलते वक्त उद्धम को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा था। उद्धम ने धीमी आवाज में संध्या से कहा, मुझे लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है, आप तीनों आगे चलिए, मैं बाद में आता हूँ, और पीछे मुड़कर मत देखना। उद्धम कुछ करता उससे पहले ही 3 आदमी उन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से अविनाश का मामा प्रेमनाथ आगे आया और उसने अंकित की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम विक्रांत हो। प्रेमनाथ ने कभी विक्रांत को देखा नहीं था। अंकित ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं विक्रांत नहीं हूँ। प्रेमनाथ की तरफ देखते हुए उद्धम ने पूछा, तुम लोगों को विक्रांत सर से क्या काम है। उसे इस दुनिया से मुक्ति देनी है, भला करना चाहते हैं हम उसका। उद्धम को घूरते हुए प्रेमनाथ ने जवाब दिया। उद्धम ने गुस्से में अपना बेल्ट निकाला और प्रेमनाथ की तरफ लहराया। प्रेमनाथ ने बेल्ट पकड़कर खींच लिया और उद्धम के पेट पर जोर से एक मुक्का मारा। उद्धम के मुंह से खून बह निकला और वो नीचे गिर गया और दर्द से करने लगा। हल्के से मुस्कुराते हुए प्रेमनाथ ने कहा, बच्चों को बिना सोचे समझे लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए। प्रेमनाथ प्रोफेशनल फाइटर था, उससे मुकाबला करना उद्धम के बस की बात नहीं थी। अंकित की तरफ पलटते हुए प्रेमनाथ जोर से बोला, तो तुम विक्रांत नहीं हो। अंकित का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। हकलाते हुए अंकित ने कहा, नहीं मम, मैं अंकित हूँ। फिर प्रेमनाथ गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाया, फिर कहाँ है विक्रांत। कौन है विक्रांत, मेरे सामने लाओ उसे। अंकित के हाथ पैर कांपने लगे थे। कांपते हुए अंकित धीरे से बोला, वो विक्रांत मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं है तो कहाँ है, प्रेमनाथ चिल्लाया। फिर संध्या और सीमा की तरफ पलटते हुए प्रेमनाथ ने पूछा, तुम दोनों में से संध्या कौन है। सीमा और संध्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप खड़ी रही। प्रेमनाथ फिर से चिल्लाया, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। संध्या और सीमा ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उद्धम उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। नीचे लेटे लेटे ही प्रेमनाथ की तरफ देखते हुए उद्धम जोर से बोला, अगर तुम असली मर्द हो तो मुझसे लड़ो, इन लड़कियों को क्या डरा रहे हो। प्रेमनाथ ने नजरें घुमाकर उद्धम को देखा और फिर उसकी तरफ दौड़कर उद्धम के पेट पर जोर से लात मारी। उद्धम दर्द से चिल्ला उठा। प्रेमनाथ ने नीचे झुककर उद्धम के बाल पकड़े और बोला, लड़ने के लिए उठना भी पड़ता है, सिर्फ चिल्लाने से लड़ा नहीं जा सकता है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, अगली बार लड़ना सीख कर आना। फिर प्रेमनाथ वापस सीमा और संध्या की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, मैं तुम लोगों को 3 सेकंड दे रहा हूँ, तुम दोनों में से जो संध्या है वो आगे आ जाए, वरना मैं दोनों को गोली मार दूंगा। संध्या और सीमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, वो दोनों बहुत डरी हुई थी। प्रेमनाथ ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, 3, 2, 1। एपिसोड 87 खूनी तूफान। संध्या आगे आने ही वाली थी, तभी सीमा ने बोला, मैं संध्या हूँ। संध्या शॉक्ड हो गई। सीमा संध्या को बचाने के लिए आगे आ गई थी। सीमा की तरफ इशारा करते हुए प्रेमनाथ ने अपने आदमियों से कहा, इस लड़की को गाड़ी में बैठाओ, हमें इसे लेकर चलेंगे। इसे बचाने के लिए विक्रांत अपने आप हमारे पास आ जाएगा। संध्या कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन सीमा ने आंखों से संध्या को चुप रहने का इशारा कर दिया। उसके बाद सीमा खुद ही चुपचाप प्रेमनाथ की गाड़ी में बैठ गई। प्रेमनाथ सीमा को लेकर निकल गया। संध्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी संध्या का फोन बजा। संध्या ने फोन निकाल कर देखा तो विक्रांत का कॉल आ रहा था। संध्या ने जल्दी से फोन उठाया और रोते हुए बोली, विक्रांत कहाँ हो तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी यहाँ आ जाओ। कुछ लोगों ने यहाँ उद्धम को बहुत बुरी तरह से पीटा
और फिर वो लोग सीमा को लेकर कहीं चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रांत इस वक्त मंदिर से भोपाल की तरफ ड्राइव कर रहा था। संध्या की बात सुनते ही विक्रांत की आंखें तुरंत लाल हो गई। विक्रांत ने संध्या को समझाते हुए कहा, संध्या तुम डरो मत, मैं जल्दी ही वहां पहुंच रहा हूं, तुम उद्धम को संभालो। इतना कहकर विक्रांत ने फोन रखा और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसने जसपाल और विकास को भोपाल में ड्रॉप किया और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया, क्योंकि जल्द से जल्द मुंबई वो फ्लाइट से ही पहुंच सकता था। दूसरी तरफ संध्या ने उद्धम को देखा, उसका बहुत खून बह चुका था। संध्या ने अंकित से कहा, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें उद्धम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उद्धम ने दर्द भरी आवाज में संध्या को रोकते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, विक्रांत सर ही मेरा इलाज करेंगे, उन्हें आ जाने दो। लेकिन उन्हें अभी यहाँ पहुँचने में बहुत देर लगेगी। अगर आपको हॉस्पिटल नहीं चलना चाहते तो होटल तक तो चलना ही पड़ेगा, संध्या ने उद्धम से कहा। संध्या और अंकित उद्धम को सहारा देकर उसे होटल तक ले गए। लगभग 3 घंटे में विक्रांत वहां पहुंच गया। टैक्सी से उतरते ही विक्रांत ने अंकित से पूछा, संध्या कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, मैंने राशि को बुला लिया था, वो दोनों अपने कमरे में हैं, आप जल्दी से चलकर उद्धम को देखिए, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अंकित ने जवाब दिया। विक्रांत जल्दी से उद्धम के कमरे में पहुंचा। उद्धम बेड पर लेटा हुआ था, उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। विक्रांत को देखते ही उद्धम उठने की कोशिश करने लगा। उद्धम को रोकते हुए विक्रांत बोला, रुको, बिल्कुल भी हिलो मत, मैं चेक करता हूँ। विक्रांत ने अपना एक हाथ उद्धम के माथे पर रखा और दूसरा हाथ उद्धम के शरीर पर घुमाया और फिर उद्धम से कहा, उद्धम अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करो। उद्धम धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसको उठते देखकर अंकित शॉक्ड हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विक्रांत ने आखिर इतनी जल्दी उद्धम को कैसे ठीक कर दिया था। अंकित ने विक्रांत से पूछा, आप कोई जादू जानते हो क्या? इतनी जल्दी आपने इन्हें ठीक कैसे कर दिया? विक्रांत ने अंकित की बात पर ध्यान नहीं दिया और उद्धम से पूछा, उद्धम क्या हुआ था? कौन लोग थे वो? सर मुझे लगता है वो अविनाश की फैमिली वाले थे, उद्धम ने जवाब दिया। तभी संध्या और राशि भी विक्रांत के कमरे में आ गए। विक्रांत को देखते ही संध्या ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। विक्रांत ने धीमी आवाज में संध्या से कहा, आई एम सॉरी संध्या, मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ये सारी मेरी ही गलती है, मैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संध्या ने विक्रांत के मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से बोली, कुछ मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ विक्रांत, लेकिन वो लोग सीमा को ले गए हैं। संध्या की आंखों में देखकर विक्रांत ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सीमा को बचा लूंगा। संध्या ने डरे हुए स्वर में विक्रांत से कहा, विक्रांत वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मुझे मारने वाला इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ, विक्रांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उद्धम की तरफ देखते हुए विक्रांत बोला, उद्धम भोपाल से अपने सब लोगों को यहाँ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बुला लो, बड़ा गेम खेलने का वक्त आ गया है। उद्धम ने सिर हिलाया और फिर अपना फोन निकालकर बाहर चला गया। उधर अविनाश ने जब सीमा को देखा तो उसने प्रेमनाथ से कहा, ये किसे ले आए आप? ये संध्या नहीं है। प्रेमनाथ शॉक्ड हो गया। प्रेमनाथ ने अविनाश से कहा, ध्यान से देखो, इस लड़की ने खुद कहा कि इसका नाम संध्या है। फिर सीमा की तरफ पलटकर प्रेमनाथ ने उससे पूछा, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? तुम ही संध्या हो ना? सीमा बहुत डर गई थी। हकलाते हुए सीमा ने धीरे से कहा, मैं संध्या नहीं सीमा हूँ, संध्या मेरी बहन है। ये सुनते ही प्रेमनाथ ने सीमा को एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर जोर से कहा, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? फिर प्रेमनाथ ने अविनाश से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी संध्या को पकड़ लाऊंगा। इतना बोलकर प्रेमनाथ बाहर निकल गया। अविनाश ने घूरकर सीमा को देखा और उससे कहा, तुम डरो मत और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं कल तुम्हें वापस भिजवा दूंगा, मेरे करीब आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। सीमा इस वक्त बहुत डरी हुई थी। अविनाश की बातें मानने के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सीमा डरते डरते अविनाश की तरफ बढ़ी और उसके बगल में जाकर बैठ गई।
बाहर अविनाश के घर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। दिलीप की मौत के बाद सोमनाथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक सिक्योरिटी गार्ड सोमनाथ के पास आया और बोला, सर सब अंडर कंट्रोल है, यहाँ कोई इंसान तो क्या मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, जाओ तुम बाहर ध्यान रखो, सोमनाथ ने कहा। गार्ड बाहर चला गया। सोमनाथ के चेहरे पर थोड़ा थोड़ा डर झलक रहा था। दिलीप की मौत के बाद सोमनाथ विक्रांत से डर गया था। विद्या ने गुस्से में सोमनाथ को घूरते हुए कहा, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? मुझे लग रहा है जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारा डर भी उसके साथ बढ़ रहा है। सोमनाथ ने विद्या की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। विद्या ने जब सोमनाथ को चुप देखा तो उठते हुए वो बोली, ठीक है तुम बैठे रहो ऐसे ही, कुछ मत बोलो, मैं अविनाश को देखने जा रही हूँ, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। इतना कहकर विद्या अविनाश के रूम की तरफ चली गई। अविनाश अपने पास में बैठी सीमा को घूरे जा रहा था। सीमा की आंखों में आंसू थे। तभी विद्या वहां पहुंच गई। जब विद्या ने सीमा को रोते हुए देखा तो वो समझ गई कि अविनाश सीमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अपनी मां को देखते ही अविनाश बोला, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुस्से में अविनाश को घूरते हुए विद्या ने कहा, तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है ना, इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? नजरें झुकाकर अविनाश ने हकलाते हुए धीरे से कहा, वो मैं शट अप, बैठो चुपचाप इधर, विद्या ने अविनाश को डांटते हुए कहा। और फिर सीमा की तरफ देखते हुए विद्या ने उससे कहा, तुम यहाँ बैठी क्या हो? जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। सीमा जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। उसे तो वहां से निकलने का मौका चाहिए था। बाहर निकलकर विद्या ने अपने नौकरों से कहा, इस लड़की पर नजर रखो, अविनाश इसके आसपास नहीं जाना चाहिए। विद्या ने सीमा को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया। तभी बाहर से कोई तेज शोर सुनाई दिया। विद्या ने बाहर झांक कर देखा, एक तेज स्पीड कार अंदर दौड़ती हुई आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। कार गेट के साथ जोर से टकराए, दरवाजा टूटकर गिर गया। विद्या कार की तरफ दौड़ी। विक्रांत कार से बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। विक्रांत को देखते ही विद्या ने उससे पूछा, कौन हो तुम? विक्रांत ने उसके सवाल का जवाब न देते हुए कहा, मरेंगे सबके सब मरेंगे। शॉक होते हुए विद्या ने उससे पूछा, क्या तुम वही विक्रांत हो? शोर सुनकर सोमनाथ दौड़ता हुआ बाहर आया। विक्रांत को देखते ही वो डर गया और जोर से चिल्लाया, मार डालो इसे, यही विक्रांत है, इसे मार डालो। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स विक्रांत को मारने के लिए दौड़ पड़े। विक्रांत ने गाड़ी से गन निकाली और बेरहमी से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया। सारी दीवारों पर खून की पेंटिंग बन गई थी। ये नज़ारा देखकर सोमनाथ और विद्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोमनाथ की तरफ देखते हुए विक्रांत ने कहा, आज यहाँ कोई नहीं बचेगा, तुम भी मरोगे। सोमनाथ बुरी तरह से डरा हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए विक्रांत ने जोर से पूछा, सीमा कहाँ है? सीमा को मेरे सामने लेकर आओ अभी। सीमा? सीमा कौन है? विद्या ने शॉक्ड होते हुए पूछा। विद्या को अभी तक पता ही नहीं था कि प्रेमनाथ संध्या को नहीं सीमा को पकड़ कर लाया था। विद्या की तरफ देखते हुए विक्रांत जोर से चिल्लाया, वो लड़की जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, कहाँ है वो? विद्या भी अब डर गई थी। विद्या ने अंदर की तरफ इशारा किया और हकलाते हुए कहा, वो अंदर उस कमरे में। विक्रांत दौड़कर वहां गया और दरवाजे पर जोर से लात मारी। अंदर सीमा बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। विक्रांत को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। सीमा को देखकर विक्रांत का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया। विक्रांत ने सीमा से कहा, संध्या को बचाने के लिए थैंक यू। बाहर खड़े सोमनाथ को पता था कि आज विक्रांत उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए विक्रांत को मारने की आखिरी कोशिश करने के लिए सोमनाथ ने गन निकाल ली। जैसे ही विक्रांत कमरे से सीमा के साथ बाहर निकला, सोमनाथ ने पीछे से उस पर गोली चला दी। लेकिन विक्रांत ने तेजी से खुद को और सीमा को साइड कर लिया। बुलेट विक्रांत के पास से निकलकर सामने खड़ी विद्या के माथे में जा लगी। विद्या वहीं गिर गई। ये देखकर सोमनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। का गला सूख गया। रोते चिल्लाते हुए सोमनाथ विद्या की तरफ दौड़ा।
जब उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि विद्या मर चुकी थी। सोमनाथ को कुछ समझ में नहीं आया। विद्या का सिर अपनी गोद में रखकर आसमान की तरफ देखते हुए सोमनाथ जोर से चिल्लाया और फिर उसी गन को अपनी कंपटी पर लगाकर सोमनाथ ने खुद को शूट कर लिया। उन दोनों को मरते देखकर विक्रांत का भाव बिल्कुल भी नहीं बदला और सीमा का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। विक्रांत ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम डरो मत, अभी तो एक और भी बचा है, उसका भी चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। मैं आता हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो। ये बोलकर विक्रांत सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगा। इस समय अविनाश अपने कमरे में बैठा कानों में हेडफोन लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा था। बाहर जो कुछ हुआ वो उसे अभी तक पता ही नहीं था। विक्रांत ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और आगे बढ़कर अविनाश के कानों से हेडफोन निकाल दिए। अचानक अपने सामने विक्रांत को देखकर अविनाश शॉक्ड हो गया। हकलाते हुए अविनाश बोला, तुम अंदर कैसे आए? लाशों पर चलकर अविनाश की आंखों में देखते हुए विक्रांत ने कहा। डर से पीछे हटते हुए अविनाश बोला, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर मेरे माँ पापा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अविनाश की बात सुनकर विक्रांत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता चले गए और अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विक्रांत ने अविनाश का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। बाहर का मंजर देखकर अविनाश डर से कांप उठा। रोते हुए अविनाश गिड़गिड़ाया, विक्रांत मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जान बख्श दो। तुम तो बहुत स्वार्थी आदमी हो यार, तुम्हारे माता पिता वहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं है, कैसे बेटे हो तुम? विक्रांत ने कहा। फिर विक्रांत ने अविनाश के पैर पर गोली मार दी। इसी के साथ अविनाश की दर्द भारी चीख निकल गई। अब वो खड़ा नहीं हो सकता था। सीमा की तरफ देखते हुए विक्रांत ने कहा, चलो सीमा, बाहर चलकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। ये कहकर विक्रांत बाहर निकल गया। उसका ये रूप देखकर सीमा खुद भी हैरान थी। बाहर निकलकर विक्रांत ने अविनाश के पूरे घर को आग लगा दी। विक्रांत अब बहुत बदल चुका था। वो अपने दुश्मनों पर बिल्कुल दया नहीं करता था। सीमा और विक्रांत कार में बैठकर वहां से निकल गए। पीछे अविनाश का घर जल रहा था। मुंबई में एक खूनी तूफान आ चुका था। एपिसोड 89, विक्रांत की गिरफ्तारी। विक्रांत का इतना घमंड भरा जवाब सुनकर आयशा को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में विक्रांत को देखते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे लोगों की जान ले लोगे और कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा? तुम जैसे लोगों ने कानून को मजाक समझ रखा है। आयशा की बात सुनकर विक्रांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये जो इतने लोग तुम्हारे आसपास खड़े हैं, ये लोग तुम्हें मुझे यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। आयशा और विक्रांत बात कर ही रहे थे कि अचानक संध्या वहां आ गई। क्या बातें हो रही है भाई, मुझे भी तो बताओ, संध्या ने पूछा। कुछ खास नहीं, आयशा ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। संध्या समझ गई थी कि उन दोनों के बीच में कोई तो ऐसी बात चल रही थी जो कि वो उसे जानने नहीं देना चाहते थे। संध्या ने सामने सोफे पर बैठे जसपाल सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, विक्रांत, जसपाल सिंह तुम्हें बुला रहे थे। विक्रांत ने देखा कि जसपाल सिंह किसी 40 से 50 तक की उम्र के आदमी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। उनके साथ ही विकास भी बैठे हुए थे। विक्रांत जसपाल सिंह के पास जाकर खड़ा हो गया। जब जसपाल सिंह ने विक्रांत को देखा तो विक्रांत को सामने बैठे आदमी से मिलवाते हुए कहा, विक्रांत, इनसे मिलो, ये एसीपी राघव वर्मा है। ये बहुत देर से आपसे मिलना चाह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। हेलो विक्रांत, कहते हुए राघव ने अपना हाथ विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया। विक्रांत ने एसीपी राघव की तरफ देखा और सीधे कहा, अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विक्रांत की बात सुनकर राघव और जसपाल सिंह दोनों ही चौंक गए। राघव को उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इस बारे में जानता होगा। विक्रांत, ये आप क्या कह रहे हो? जसपाल सिंह ने विक्रांत पर हैरानी भरी नजर डालते हुए पूछा। विक्रांत ने राघव की तरफ देखते हुए कहा,
मैंने पूरे राठौर परिवार को जलाकर खाक कर दिया है और इसलिए यह एसीपी राघव मुझे यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, है ना राघव? योजक चिन्ह। विक्रांत की बात सुनकर एक बार के लिए तो राघव भी चौंक गया, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विक्रांत अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल कर लेगा। तभी जसपाल सिंह ने विक्रांत को घूरते हुए पूछा, क्या आप सच कह रहे हो? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कैसे? जसपाल सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्रांत से पूरी बात कैसे पूछे। लेकिन विक्रांत ने जसपाल सिंह को देखा और शांति से कहा, हाँ, मैंने पूरे राठौर खानदान को जलाकर खाक कर दिया है, और अगर मुझे मालूम लगा कि उनमें से गलती से कोई बाकी रह गया है तो मैं उसे भी मार डालूंगा। जसपाल सिंह कभी विक्रांत तो कभी राघव को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहें। तभी राघव ने कहा, अब चूंकि तुमने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है, हमारा काम और भी आसान हो गया है। यू आर अंडर अरेस्ट। कल सुबह हम तुम्हें यहाँ से मुंबई ले जाएंगे। मुझे गिरफ्तार करने आप अकेले आए हो? विक्रांत ने राघव से पूछा। वैसे तो तुम्हें गिरफ्तार करने में लिए मैं अकेला ही काफी था, लेकिन मेरे साथ मुंबई पुलिस की पूरी एक टीम आई है, एसीपी राघव ने जवाब दिया। विक्रांत, मुझे ये मैटर हैंडल करने दो। जसपाल सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने राघव की ओर देखा और कहा, एसीपी राघव, अगर तुम यहाँ विक्रांत को गिरफ्तार करने के लिए आए हो तो तुम्हें अभी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे होते तुम विक्रांत को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जसपाल सिंह थोड़ी देर रुके और आगे कहा, वैसे भी विक्रांत ने कुछ गलत नहीं किया है। उसने तो अविनाश राठौर और उसके पापा सोमनाथ को मौका दिया था, तब भी वो नहीं सुधरे। विक्रांत अगर उनका सामना नहीं करता तो वो लोग विक्रांत को नुकसान पहुंचाते। विक्रांत ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बचाव में किया। जसपाल सिंह विक्रांत की तरफदारी कर रहे थे। आप भी ऐसा कह सकते हैं, मैं ये नहीं मान सकता। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आप एक मुजरिम का साथ दे रहे हो और इस खूनी को बचाना चाहते हो, राघव ने चौंकते हुए जसपाल सिंह से कहा। राघव जसपाल सिंह की बहुत इज्जत करता था। जसपाल सिंह ने आज तक कानून अपने हाथ में नहीं लिया था, लेकिन आज विक्रांत को बचाने के लिए वो इस हद तक जाने के लिए भी तैयार थे। जसपाल सिंह ने राघव को बताया कि अविनाश ने भोपाल में कैसे संध्या को किडनैप कर लिया था और फिर किस तरह सोमनाथ ने विक्रांत के खिलाफ साजिशें रची थी। भोपाल में ही नहीं, मुंबई में भी सोमनाथ ने विक्रांत और संध्या का पीछा नहीं छोड़ा था। इसी वजह से विक्रांत को ये कदम उठाना पड़ा था। जसपाल सिंह की बात सुनकर राघव सोच में पड़ गया। पूरे माहौल में तनाव पैदा हो गया था। दूसरी तरफ संध्या और आयशा आपस में बातें कर रही थी। आयशा ने अचानक संध्या से पूछा, संध्या, वैसे तुम विक्रांत को कितने दिनों से जानती हो? संध्या ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, अभी हम दोनों को साथ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही महीने हुए हैं, बस कुछ महीने। वैसे क्या तुम और विक्रांत रिलेशनशिप में हो? तुम विक्रांत के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम जानती हो वो क्या करता है या कहाँ से आया है? आयशा ने पूछा। जब संध्या ने देखा कि आयशा इतने सारे सवाल पूछ रही थी तो संध्या ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं जानती हूँ कि विक्रांत बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके माँ पापा को भी अच्छे से जानती हूँ। आयशा ने संध्या से कह दिया, अच्छे से जानती हो? क्या तुम जानती हो वो एक हत्यारा है और उसने पूरे राठौर परिवार को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। लेकिन ये कहने के तुरंत बाद ही आयशा को एहसास हुआ कि उसे संध्या को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। आखिरकार विक्रांत ने जो कुछ भी किया था उससे संध्या का क्या लेना देना था? शायद संध्या तो इस बारे में जानती भी नहीं होगी। आयशा ने सोचा था कि संध्या जब सच्चाई सुनेगी तो चौंक उठेगी, लेकिन उसने देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। सब कुछ सुनकर भी संध्या नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानती हो। संध्या ने अपना सर हिलाया और आयशा से कहा, आयशा, विक्रांत ने राठौर परिवार के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में मैं पहले से जानती हूँ।
लेकिन तुम ये नहीं जानती कि विक्रांत ने वो सब कुछ मेरी वजह से किया था। कहते हुए संध्या रुक गई। तुम्हारी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं, आयशा ने कहा। संध्या ने भोपाल और मुंबई में जो कुछ हुआ था वो सब आयशा को बता दिया। वो अविनाश एक जानवर से भी बदतर था। लानत है ऐसे आदमी पर जो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बारे में सोच सकता है। संध्या की बात सुनकर आयशा के मुंह से निकला। अविनाश का सच जानकर आयशा अविनाश से नफरत करने लगी थी, लेकिन आयशा जानती थी कि अभी उसका फर्ज क्या था। सब कुछ जानते हुए भी आयशा विक्रांत को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर थी। आयशा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ नहीं आया कि वो अपना गुस्सा कैसे निकाले और आयशा ने सामने रखी टेबल पर जोर से मुक्का मार दिया। संध्या ने धीमी आवाज में पूछा, आयशा, तुम लोग यहाँ विक्रांत को गिरफ्तार करने आए थे ना? आयशा चौंक कर संध्या का चेहरा देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो संध्या को क्या जवाब दे। संध्या ने आयशा से कहा, अगर तुम यहाँ विक्रांत को गिरफ्तार करने के मकसद से आए हो तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। मैं विक्रांत को बचाने के लिए वो सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। संध्या ने आगे कहा, वैसे भी विक्रांत ने वो सब कुछ मुझे और मेरे साथ ही सीमा को बचाने के लिए किया। मैं तुम्हें विक्रांत को यहाँ से गिरफ्तार करके नहीं ले जाने दूंगी। आयशा संध्या के सामने चुपचाप खड़ी थी। संध्या ने आगे कहा, और विक्रांत ने सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारे दादाजी जसपाल सिंह की भी जान कई बार बचाई है। तुम उसकी अच्छाई का बदला उसे गिरफ्तार करके नहीं चुका सकती। क्या विक्रांत ने मेरे दादाजी की भी जान बचाई है? लेकिन कब? आयशा ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। संध्या ने झट से कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो इस बारे में तुम अपने दादाजी से पूछ लो। अब ये जानकर कि विक्रांत ने बस एक नहीं कई बार उसके दादाजी का साथ निभाया था, आयशा विक्रांत को गिरफ्तार करने के बारे में कैसे सोच सकती थी। अपने दादाजी की जान खतरे में थी, यह जानकर आयशा भावुक हो गई। आयशा उठी और जसपाल सिंह के पास जाकर बैठ गई, उसे गले लगा लिया। संध्या भी आयशा के पीछे ही खड़ी थी। जसपाल सिंह ने आयशा के माथे पर अपना हाथ फिराते हुए पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? आयशा ने जसपाल सिंह से पूछा, दादाजी, संध्या कह रही है कि विक्रांत ने आपकी जान बचाई थी। क्या ये सच है? हाँ बेटा, विक्रांत ने बस मेरी ही नहीं, भोपाल के मेयर विकास की भी जान बचाई है। इसके अलावा विक्रांत कोशिश कर रहा है कि वो कैंसर की दवा बना सके जिससे वो लाखों लोगों की मदद करने वाला है, जसपाल सिंह ने आयशा को बताया। जसपाल सिंह की बात सुनकर विकास ने कहा, विक्रांत ने सिर्फ जसपाल सिंह की ही नहीं मेरी भी जान बचाई है। ये कहकर विकास ने तांत्रिक महेधर वाली पूरी बात आयशा और राघव को बता दी। जब राघव ने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग विक्रांत का साथ दे रहे हैं तो उसने निराश होते हुए कहा, चाहे मैं विक्रांत को आज यहाँ से गिरफ्तार किए बिना ही चले जाऊं, लेकिन प्रेमनाथ विक्रांत को नहीं छोड़ेगा। प्रेमनाथ ने कसम खाई है कि वो विक्रांत और विक्रांत के पूरे खानदान को तबाह कर देगा। यहाँ मौजूद सभी लोग प्रेमनाथ की ताकत को जानते थे। राघव ने आगे कहा, प्रेमनाथ अपना बदला लेने जरूर आएगा। उस दिन आप और हम सब मिलकर भी प्रेमनाथ से विक्रांत को नहीं बचा सकते। राघव की बात सुनकर संध्या थोड़ी डरी हुई दिख रही थी। संध्या ने कहा, हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां कोई भी हमें ना जानता हो। राघव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। प्रेमनाथ ने हमें 3 दिन का वक्त दिया है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि प्रेमनाथ पहले ही भोपाल के हर रास्ते, हर एक चौराहे पर अपने आदमी भेज चुका होगा। उसे कानून अपने हाथ में लेने का भी कोई डर नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई और रास्ता है? संध्या ने घबराते हुए पूछा। विकास और जसपाल सिंह दोनों भी संध्या की तरह ही घबराए हुए खड़े थे। आखिर विक्रांत ने हमेशा उनका साथ दिया था, उनकी जान बचाई थी, लेकिन वो दोनों चाहकर भी विक्रांत की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रेमनाथ पर किसी का जोर नहीं चलता था। इतना सब कुछ होने के बाद अब वो किसी की नहीं सुनने वाला था। सभी परेशान खड़े थे, तभी अचानक विक्रांत बोला, मैं मुंबई चलने के लिए तैयार हूँ।
विक्रांत की बात सुनकर सब चौंक गए। सभी ने विक्रांत की तरफ देखा, लेकिन संध्या ने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। ये जानते हुए भी कि वहां तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, विक्रांत ने कहा। राघव ने कहा, ठीक है, जब तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो तो हम कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन आयशा मन ही मन दुखी थी। आखिरकार विक्रांत ने उसके दादाजी की जान बचाई थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि विक्रांत किसी मुसीबत में पड़े। ठीक है, विक्रांत ने सिर हिलाया। आयशा, तुम आज रात विक्रांत के साथ ही रुकोगी, ताकि विक्रांत को रात में भागने या चालाकी करने का कोई मौका ना मिले। और कल सुबह होते ही हम अपनी पूरी टीम के साथ विक्रांत को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, राघव ने आयशा को समझाया। एपिसोड 90 पहलवानों का अटैक। संध्या रात को विक्रांत के साथ DLF अपार्टमेंट्स वाले घर में रुकी थी। आयशा भी उनके साथ ही थी। रात को वो डाइनिंग टेबल पर बैठे चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। आयशा ने देखा कि विक्रांत बिल्कुल बेफिक्र होकर खाना खा रहा था, जबकि संध्या से खाने का एक कौर भी नहीं खाया जा रहा था। संध्या विक्रांत के स्वभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। उसे पता था कि एक बार विक्रांत ने ठान लिया था तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। संध्या और आयशा बचपन की दोस्त थी, लेकिन आज माहौल ऐसा था कि संध्या आयशा से कोई बात नहीं करना चाहती थी। आयशा संध्या को मनाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो संध्या से आखिर क्या बात करे। विक्रांत अभी भी नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन खत्म करने के बाद भी माहौल नहीं बदला तो विक्रांत किचन में गया, कॉफी बनाकर लाया और सबको कॉफी मग पकड़ा दिया। संध्या गुस्से में उठकर जाने लगी, लेकिन विक्रांत ने संध्या का हाथ पकड़कर खींच लिया और पास बैठाते हुए विक्रांत ने संध्या से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो ऐसे दुखी हो रही हो जैसे मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। विक्रांत की हमेशा छोड़कर जाने वाली बात सुनकर संध्या और भी ज्यादा चिढ़ गई। संध्या ने विक्रांत से कहा, क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकते? मैं कह रही हूँ ना, हम मुंबई नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं मान रहा हूँ ना, हम मुंबई नहीं जाएंगे। मुंबई सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम मेरे साथ नहीं आ रही, विक्रांत ने कहा तो संध्या की त्योरियां चढ़ गई। मैं क्यों नहीं आऊंगी? अगर तुम मुंबई जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई आऊंगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इस बारे में अब मैं कोई और बहस नहीं करना चाहती, संध्या ने कह दिया। आयशा संध्या का हाल अच्छी तरह समझ पा रही थी। उसे अब तक लग गया था कि संध्या विक्रांत से बहुत प्यार करती है, और वो विक्रांत को कोई खतरा मोल लेते नहीं देख सकती थी। लेकिन आयशा चाहते हुए भी संध्या की मदद नहीं कर पा रही थी। आयशा ने सामने रखा कॉफी मग पकड़ा और विक्रांत से कहा, वैसे मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। अगर रात में कोई हलचल हुई भी तो मैं जाग नहीं पाऊंगी। विक्रांत समझ गया था कि आयशा विक्रांत को इशारे में समझाना चाह रही थी कि विक्रांत को रात में मौका देखकर भाग जाना चाहिए। आयशा को इस तरह बर्ताव करता देखकर विक्रांत मुस्कुराया और आयशा से पूछा, तो क्या तुम मुझे इसलिए बचाना चाहती हो क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त का बॉयफ्रेंड हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, आयशा ने विक्रांत को घूरकर देखा। संध्या ने भी आयशा का साथ देते हुए कहा, आयशा का कहने का वो मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत हंसा और आयशा से बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है आयशा। संध्या और तुम बहुत दिनों बाद मिल रही हो, तुम संध्या के साथ जाकर गप्पे क्यों नहीं मारती? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम और संध्या आपस में बात कर लो, और हो सके तो संध्या को मना लो ताकि ये हमारे साथ मुंबई ना चले, आयशा ने कहा और अपना कॉफी मग टेबल पर रखकर गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी। तभी दूर बेल बजी, इसलिए आयशा रुक गई। विक्रांत ने दरवाज़ा खोला तो बाहर उद्यम सिंह खड़ा था। उसने अंदर आते हुए कहा, सर, मैंने सुना है कि मुंबई से ACP और कुछ लोग आपको यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और आप मुंबई जा रहे। कहते हुए उद्यम सिंह रुक गया। ध्यान पीछे खड़ी आयशा पर गया।
उद्यम सिंह ने नफरत भरी निगाह से आयशा को देखा। उसके बाद उसने विक्रांत को समझाते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत उद्यम सिंह को यहाँ देखकर चौंक गया था। उद्यम सिंह, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। उद्यम सिंह ने ना में सर हिलाया, बहुत हो गया आराम। अब मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने हमारे सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है और हमारे हजारों लोगों ने भोपाल के सभी चौराहों को ब्लॉक कर दिया है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आपको भोपाल से मुंबई नहीं ले जा पाएंगे। कहते हुए उद्यम सिंह गुस्से में आयशा को देख रहा था। उसके शब्दों ने आयशा को डरा दिया था। हजारों लोगों वाली बात ने आयशा को डरा कर रख दिया था। मुंबई से आए दर्जन भर लोग आखिर उन हजारों लोगों के सामने कितनी ही देर टिक सकते थे। विक्रांत ने उद्यम सिंह को देखते हुए कहा, उद्यम सिंह, मैं जानता था कि अगर तुम्हें पता लगा तो तुम मुझे भोपाल से नहीं निकलने दोगे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। जाओ और आराम करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये सुनकर भी उद्यम सिंह तस से मस भी नहीं हुआ। विक्रांत हल्के से मुस्कुराया और उद्यम को कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैंने कहा ना, वापस जाओ। मैं मुंबई से प्रेमनाथ का निपटारा करके ही वापस लौटूंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्यम सिंह ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर आपने ठान ही लिया है कि आप मुंबई जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत ने जवाब दिया, नहीं उद्यम सिंह, मैं मुंबई अकेले जा रहा हूँ। ना तुम मेरे साथ आ रहे हो और ना ही संध्या। संध्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने आंखों के इशारे से संध्या को मना कर दिया। संध्या और उद्यम सिंह दोनों को ना चाहते हुए भी विक्रांत की बात माननी पड़ी। उद्यम सिंह को अपने घर भेजने के बाद संध्या और आयशा अपने कमरे में चली गई। विक्रांत बैठा अपने हाथ की रिंग को देखकर सोच रहा था कि मास्टर ओंकारनाथ ने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे विक्रांत को ये अंगूठी दे दी थी। अब उस पर रेड डेविल्स गैंग की भी जिम्मेदारी थी, पर क्या वो ये जिम्मेदारी निभा पाएगा? विक्रांत इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे ना जाने कब नींद लग गई। एसीपी राघव को डर था कि विक्रम के सपोर्टर्स उन लोगों को भोपाल से निकलने नहीं देंगे, इसलिए उसने आयशा और विक्रांत को सुबह 4 बजे ही मुंबई के लिए रवाना कर दिया और बाकी टीम को लेकर वो अलग से निकला। मुंबई पहुंचने के बाद राघव और उनके आदमी अब निश्चिंत होकर डिपार्टमेंट चले गए। उन्हें आयशा पर पूरा भरोसा था कि जल्द ही आयशा विक्रांत को डिपार्टमेंट ले आएगी। मुंबई पहुंचकर विक्रांत ने आयशा की टांग खींचने के लिए कहा, आयशा, अब हम तुम्हारे इलाके में हैं। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? आयशा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, विक्रांत, तुम मरने वाले हो और अभी तुम्हें खाने की पड़ी है। मैं वो ही बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगी? विक्रांत ने कहा, तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हें एक बार खाना तो खिला ही सकती हूँ, लेकिन हम किसी बड़े होटल में नहीं जाएंगे वरना प्रेमनाथ के आदमी तुम्हें पहचान लेंगे। हम आसपास ही कोई छोटा सा होटल देखते हैं। आयशा का चेहरा देखकर विक्रांत मुस्कुरा रहा था। आयशा ने एक छोटी सी गली देखी जहां बहुत सारी छोटे छोटे होटल्स थे। आयशा ने जगह देखी और अपनी गाड़ी पार्क कर दी। विक्रांत ने होटल में काम करने वाले कम उम्र के वेटर से पूछा, छोटू, यहाँ खाने में सबसे अच्छा क्या है? आयशा विक्रांत को नोटिस कर रही थी, लेकिन तभी 3 तगड़े से पहलवानों ने आयशा का रास्ता रोक लिया। क्या तुम्हारा नाम आयशा सिंह है? उनमें से एक ने आयशा से पूछा। आयशा उन लोगों का बर्ताव देखकर दंग खड़ी थी। विक्रांत ने आयशा का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि आयशा इनमें से किसी को नहीं जानती। विक्रांत कहाँ है? उनमें से एक पहलवान ने आयशा से पूछा। आयशा कुछ जवाब देती उसके पहले ही विक्रांत आयशा के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं हूँ विक्रांत, बोलो क्या काम है? उस पहलवान ने आयशा को देखा और कहा, लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जा, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज यहाँ बस विक्रांत को मारने और अपना बदला लेने आया हूँ।
अपनी जान की थोड़ी भी परवाह है तो भाग जा यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत समझ गया था कि जरूर उन पहलवानों को प्रेमनाथ ने ही भेजा होगा। आयशा गुस्से से चिल्लाई, तुम सब लोगों ने मुंबई पुलिस को क्या समझ रखा है? तुम लोग कानून हाथ में लोगे और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखते रहूंगी। इसके चक्कर में तुम क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। पहलवान ने आयशा को भागने का एक और मौका देते हुए कहा। ये सुनकर आयशा को गुस्सा आ गया। अगर पुलिस के सामने खड़े रहते ये लोग अभी विक्रांत को मार डालते तो ये मुंबई पुलिस के लिए कितनी शर्म की बात थी। जब पहलवान ने देखा कि आयशा सामने से हटने को तैयार नहीं थी तो उस पहलवान ने धक्का देकर आयशा को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वह पहलवान उसे मुक्का मारने जा रहा था, जिस वजह से आयशा की आंखें अपने आप बंद हो गई। लेकिन वो मुक्का आयशा को पड़ता उसके पहले ही विक्रांत बीच में आ गया था और उसने पहलवान का हाथ बीच में ही रोक लिया। अब पहलवान का ध्यान आयशा से हटकर विक्रांत पर था। आयशा ने मौका देखा और बिना कोई वक्त गंवाए उस पहलवान के पेट की साइड में जोर से मुक्का दे मारा। अपनी ट्रेनिंग से लेकर अब तक आयशा का ये सबसे पसंदीदा वार था, क्योंकि ये एक ऐसा वार था जो पढ़ने के बाद आदमी दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जैसा कि आयशा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आयशा के मुक्के की आवाज़ धीमी थी, लेकिन ये इतने जोर से पड़ा था कि वो पहलवान दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर गया। तभी एक दूसरा पहलवान आगे आ गया। आयशा अब उस दूसरे पहलवान से भिड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। आयशा और उस पहलवान के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आयशा को लड़ते देखकर विक्रांत समझ गया था कि आयशा ने अपनी ट्रेनिंग के दिनों में खूब मेहनत करी थी, तभी तो आज इतने तगड़े पहलवानों का सामना वो बिना डरे कर पा रही थी। आयशा ने साबित कर दिया था कि वो जसपाल सिंह की पोती थी। लेकिन इस दूसरे पहलवान पर आयशा के सारे वार खाली जा रहे थे। ये देखकर कि इस पहलवान पर आयशा के किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था तो आयशा चौंक पड़ी। आयशा ने विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत आयशा को छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ? इस पहलवान पर तुम्हारी गुदगुदी का कोई असर नहीं हो रहा। ये सुनकर आयशा गुस्से में लाल हो गई। आयशा ने पहलवान की कलाई पकड़ ली और फिर उसे जोर से घुमाया। उस पहलवान ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो पहलवान हिल भी नहीं पा रहा था। आखिर में वह जोर से दहाड़ा और उसने अपनी पूरी ताकत से आयशा को पीछे धकेल दिया, जिस वजह से आयशा पीछे एक दीवार से टकराकर गिर गई। वो पहलवान आयशा की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि विक्रांत बीच में आ गया। पहलवान गुस्से में चिल्लाया और विक्रांत पर हमला करने आगे बढ़ा। हालांकि वो विक्रांत को मुक्का मारता उसके पहले ही विक्रांत उसे चकमा देकर नीचे झुक गया और पहलवान का मुक्का हवा में चला गया। फिर विक्रांत ने पहलवान के पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो पहलवान लगभग 5 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। तीसरा पहलवान भी लड़ने के लिए तैयार ही खड़ा था, लेकिन विक्रांत ने कुछ ही मिनट्स में उसे भी धूल चटा दी। आयशा विक्रांत की ताकत को देखकर चौंक गई थी। उसे लगा तो था कि विक्रांत पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होगा उसका आयशा को कोई अंदाजा नहीं था। विक्रांत की ताकत को देखते हुए वो तीनों पहलवान ऐसे भागे कि उन तीनों में से एक ने भी पीछे मुड़कर भी देखने की हिम्मत नहीं की। विक्रांत ने आयशा का चेहरा देखा तो हंस पड़ा। क्या अब मुझे खाना मिल सकता है? विक्रांत ने पूछा। आयशा ने जवाब दिया, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, हम वहीं कुछ खा लेंगे। आयशा विक्रांत को अपने घर ले गई। विक्रांत ने देखा कि आयशा किराए के एक छोटे से घर में बहुत सलीके से रहती थी। घर पूरा साफ था और एक अलग सी भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। आयशा ने रसोई की तरफ जाते हुए कहा, खाने के लिए नूडल्स के अलावा और कुछ नहीं है। मैं हम दोनों के लिए नूडल्स बना लाती हूँ। ये कहकर आयशा रसोई की तरफ चली गई। विक्रांत सोच रहा था कि आयशा जसपाल सिंह जी की पोती है, इतनी अच्छी जॉब करती है, फिर ये इतनी छोटी जगह पर क्यों रह रही होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।